सस्ते होटल के चक्कर में लकी उस औरत के साथ एक अंधेरी गली में आ चुका था। वहां पर जब उसने देखा कि अलग अलग तरह की लड़कियां बैठी थीं, तो उसे एक बार के लिए डर लगने लगा। झांसा देखकर वो औरत उसे अपने चकले पर ले आई थी और जबरदस्ती उसे किसी लड़की के साथ सुलाने की जिद कर रही थी। लेकिन लकी इस चीज के लिए राजी नहीं था और इसलिए वो वहां से बाहर आ गया। लेकिन तभी उस औरत के पति ने उसे पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। मैं जो कह रहा हूँ जाने जाने दो मुझे, वरना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। और जो अगर तुझे हम नहीं जाने देंगे तो तू हमारा बिगाड़ के लेगा। साले फटीचर मजदूर, औकात क्या है तेरी बे? हाँ, अगर मैं तुझे यहाँ मारकर जयपुर में कहीं किसी कोने में गाड़ भी दूंगा ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई मेरा, समझा क्या? उस आदमी ने लकी से कहा। अब लकी को उससे बात करने का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बस गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और उस आदमी के चेहरे पर मुक्का जड़ने ही वाला था। लकी के लिए उस आदमी से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसे एक मुक्के में भी चित कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी के ऊपर हाथ उठाता, तभी पीछे से उसे एक आवाज आई, रुको, जाने दो उसे। जैसे ही लकी ने उस आवाज को सुना तो उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसके साथ ही वो आदमी, वो औरत और वहां खड़ी लड़कियां उस आवाज की दिशा में देख रही थी। दूर से एक पतली लड़की चली आ रही थी। जैसे ही लकी ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुमारी थी, जो लकी को आज सुबह मिली थी, जिसके यहाँ उसने खाना खाया था। तुझे क्या मतलब है? मैं इसे मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं? तू होती कौन है बे रोकने वाली? हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। जाने दो उसे। कुमारी ने उसकी बात का बुरा न माना और वो लकी की तरफ देखने लगी। उसका ध्यान लकी के ऊपर था, लेकिन वो उस आदमी से कह रही थी, सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आदमी को अपने साथ अंदर ले जाओ, बाकी इस चुड़ैल को मैं देख लूंगी। इतने में पीछे से उस औरत ने आगे आते हुए कहा। क्योंकि कुमारी की शक्ल उसके चकले पर काम करने वाली लड़कियों जैसी थी, इसलिए वो उसे चुड़ैल कहकर बुलाती थी। साली, तेरी इतनी कड़वी जुबान है? पानी की जगह सांप का जहर पीती है क्या? इधर से कुमारी ने भी उसे उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा, अरे ओ, तमीज से बात कर, मेरी बीवी है, वरना जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ पे। हाँ, उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिढ़ते हुए कहा और फिर बाकी लोगों को भी उसकी फजीहत करने के लिए आगे बुला लिया। वो सब अपनी अपनी जगह से कुमारी को सुनाए जा रहे थे। साली, अपनी शक्ल तो देख, पूरे मोहल्ले का मोहल्ला खराब कर दिया। बांस मारती रहती है दिन भर और आकर नेतागिरी झाड़ती है। जा जा जा, पहले जाकर अपना थोपड़ा ठीक करवा, शक्ल देख कर ही ना दौरे पड़ जाएंगे। कुमारी ने जैसे ही अपने बारे में ये सब बातें सुनी तो वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगी। फिर आखिर में उसने अपनी आंखें उस औरत के पति की तरफ बढ़ाई और बोली, सुन, अगर तूने उस लड़के को नहीं छोड़ा ना, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तेरी। अच्छा, तू पुलिस को फोन लगा, उससे पहले ही मैं तेरा गर्दन ना काट देता हूँ। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, नाम बदल देना मेरा। जा जा कर ले, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अरे काट दो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? साली, तुझे बहुत शौक चढ़ रहा है ना नेतागिरी का? हाँ, अभी बताती हूँ। इतने में वो औरत जो लकी को अपने साथ लेकर आई थी, उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और फिर कुमारी की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुमारी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कुमारी धक्का खाकर एक तरफ चली गई। अब बोल ना पुलिस को, बता। लकी ये सब देखकर और तैश में आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर पाता, कुमारी फिर बोली, पुलिस के साथ साथ ना मैं अखबार वालों को भी बुला के लेके आऊंगी। तुम यहाँ पर चकला चलाने का ना जो गैर कानूनी काम करते हो ना, और तुमने जो एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, अब देखती हूँ कि तुम लोग पुलिस से कैसे बचते हो। साली है? वो औरत फिर से तैश में आ गई और फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो गई। चला जा, आना, और एक बार अगर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, बता रही हूँ, थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। फिर तू और तेरा पति सारी जिंदगी ना थाने में सड़ते रहोगे। तुझे क्या लगता है रे, मेरी बीवी तेरी इस थाने की धमकी से डर जाएगी क्या? या तुझे क्या लगता है पुलिस का नाम सुनकर मैं डर जाऊंगा? बच्ची है, बच्ची की तरह रहे।
मैं यहाँ कितने सालों से बैठा हूँ, मालूम है तेरे को क्या? उस आदमी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। इधर वो औरत भी फिर से कुमारी के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी। इतने में वो बोली, अच्छा तो तुम लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता? तो ठीक है, मैं भी पुलिस को बुला ही देती हूँ। वैसे भी तुम ये सब जो गंदा काम कर रहे हो ना, नाम तो खराब हो ही रहा है हमारा, गलत काम जो है। मैं भी देखती हूँ कि तुम किसकी छतरी के नीचे बैठ कर ये सब कर रहे हो। देखती हूँ कि तू कब तक ये सब चगला चला पाता है। कुमारी ने एक सांस में ही कह दिया और फिर लकी की तरफ देखने लगी। एक साथ इतनी बात करने की वजह से उसकी सांसें फूल गई थी, इसलिए फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, आखिरी बार कह रही हूँ छोड़ दे उसे। अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं सच में थाने चली जाऊंगी, फिर पूरे मोहल्ले में तेरी थू थू हो जाएगी। भले ही 2-4 दिन जेल में रहेगा, लेकिन उसके पास भी ना तेरी इज्जत पे तो बनी आएगी। लोगों में जो डर बैठा है ना, वो सब निकल जाएगा। फिर धंधा कैसे चलाएगी तू? हाँ, कुमारी ने कहा। लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे ग्रह से आई थी। वो सब जो बातें कर रही थी वो सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उससे किसी का डर जाना ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। ठीक इसी वक्त उस औरत के दिमाग में कोई तरकीब आई। उसने अपने पति को देखा, जो कि खुद भी अब थोड़ा सा शांत नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब मामला और ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे खत्म कैसे करे। छोड़ दे लड़के को। हाँ, अपनी वजह से पूरी गली का धंधा थोड़ी खराब करेंगे। वैसे भी हमारे कस्टमर्स रेलवे स्टेशन वाले होते हैं और वहां पर इसकी दुकान है। अगर इन लोगों को भड़काना शुरू कर दिया ना तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इधर कुमारी लकी को बचाने के लिए जी जान से लगी हुई थी। वो जानती थी कि अपनी जुबान से इन लोगों का धंधा खराब कर सकती थी, इसलिए उसने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। उस औरत की बात सुनकर उस आदमी ने गुस्से में अपने दांत को भींच लिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए लकी को धक्का देकर उसे छोड़ दिया। जा साले, तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए आज छोड़ रहा हूँ। चलो रे, टाइम खोटी मत करो, हमें और काम है। उस औरत ने अपने आसपास खड़ी लड़कियों से कहा, लेकिन अब उसे इस बात का डर था कि इतना सब होने के बाद भी अगर इस लड़की ने पुलिस को बुला लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने फिर से उसे धमकी देते हुए कहा, अब अगर पुलिस आई ना तो मैं टांग तेरी तोड़ूंगी, समझी? इतना भर कहकर सब लोग वहां से निकल गए। अब गली में सिर्फ लकी और वो लड़की ही बाकी रह गए थे। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं तुम नहीं आती तो क्या हो जाता। लकी कुमारी के पास गया और उसके सामने देखते हुए बोला। उसने अभी लकी के लिए जो किया था उसे देखकर वो काफी प्रभावित हो गया था। चलो, कुमारी ने सिर्फ इतना भर कहा। उसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और फिर वो लकी के गाल पर एक जोरदार जड़ने ही वाली थी, लेकिन लकी ने उसे पहले ही देख लिया था और इससे पहले कि उसका हाथ लकी के ऊपर उठता, लकी ने उसे बीच में रोक लिया। तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो? लकी ने हैरानी से पूछा। मुझे उस औरत ने मारा है और मुझे ये मारना तुम्हारी वजह से पड़ी है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस बात का गुस्सा निकालना चाहती हूँ, तो तुम पे ही निकालूंगी ना। कुमारी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया। अरे ये क्या बात हो गई? मारा उसने तुम्हें, बदला मुझसे लोगी, ऐसा कैसे? लकी ने भोला सा चेहरा बनाते हुए कहा, मार सकती हूँ और मारूंगी भी। मुझे मार इसलिए पड़ी क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई। मुझे तुम्हारी वजह से इतने लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ी, गालियां खानी पड़ी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ऐसे में मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? छोड़ो मेरा हाथ। कुमारी ने झटके से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन लकी की पकड़ मजबूत थी। लकी देख पा रहा था कि कुमारी का चेहरा शर्म और इज्जत की वजह से लाल पड़ गया था। वो देख पा रहा था कि अगर उसके लिए यहाँ सबसे लड़ने नहीं आती तो शायद उसका ये हाल नहीं होता। इसलिए लकी को लगा कि उसे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए। अगर वो उसे मारने में खुश थी तो लकी को भी उससे मार खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो मार लो, खुशी हो जाओ तुम। लकी ने उसका हाथ छोड़ दिया और फिर आंखें बंद करके अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। कुमारी ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई और तड़ाक तड़ाक उसके गाल पर 2 थप्पड़ रसीद दिए। यार, तुमने तो सच में मार दिया। लकी को उसके पतले हाथ के थप्पड़ बहुत भारी लगे थे और वो अपने गालों को सहलाने पर मजबूर हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए कुमारी को देखने लगा। और नहीं तो क्या, मैं अब और लोगों से मार नहीं खा सकती, सुना?
उसके ताने नहीं सुन सकती। मैंने ये सब ना बहुत झेला है पहले, और अब मेरे अंदर ना ये सब झेलने की ताकत बची नहीं है। अब अगर कोई मुझे मारता है ना, और बदले में मैं उसे नहीं मार पाती ना, तो मैं उस चीज का बदला किसी और से लेती हूँ, कुमारी ने कहा, और कहते कहते भावुक हो गई। अचानक से उसके पुराने दिन उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म के मारे उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसके आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगे। तुम ठीक हो? लकी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात की वजह से कुमारी का ऐसा हाल हो जाएगा। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो खुद भी शर्म के मारे रो पड़ा। क्या हुआ? अब मैं रो भी नहीं सकती क्या? ठीक है, कुमारी अब नहीं रोएगी। मैं खूब रो ली। अब कोई मुझे छेड़ेगा या उल्टा सीधा कहेगा ना, तो मैं बस हंसूंगी, ठीक है? कुमारी ने कहा, और लकी के सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में उसके आंसुओं की चमक ताजा नजर आ रही थी। इसकी वजह से लकी के मन में उसके लिए एक सिंपैथी जाग गई। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर फिर से तुमने मुझे इस तरह से देखा ना, आंखें निकाल लूंगी तुम्हारी। कुमारी ने लकी की तरफ देखा। अचानक से उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। वैसे तुम दोपहर में तो बड़ी बड़ी गप हाँक रहे थे कि 500 रुपए तुम्हारे लिए अमीर आदमी से कोई बड़ी बात नहीं है, वगैरह वगैरह। रईस जाते हो इस बस्ती में कैसे आ गया? बताओ कैसे आ गए यहाँ पे? यार पता है, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो गई, लकी ने हंसते हुए कहा। उसे याद आया कि दोपहर में कुमारी ने यही कहा था, लेकिन अब वो उसे समझाना चाह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। अबे जाओ, खूब देखे मैंने तुम्हारे जैसे, कुमारी ने कहा। अच्छा, तुम वैसे यहाँ कैसे आ गई? लकी ने पूछा। जब से वो यहाँ आई थी तब से लकी के मन में ये बात चल रही थी कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गई। कुमारी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं लोगों को ना अपनी गाड़ी पर काम पर रखने के लिए स्टेशन के पास गई थी। तब मैंने देखा कि ये डाइन तुम्हें मुर्गे की तरह ले जा रही थी। अब तुमने दोपहर में मुझे बकझकाया तो मुझे आना पड़ा, कुमारी ने कहा। लकी ये सुनकर हैरान रह गया था। एक अनजान लड़की उसे इस तरह बचाने आ गई। अब आगे इन दोनों के बीच क्या होने वाला था? क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुमारी को पीटने के लिए फिरोज आगे आ चुका था। वो जैसे ही उसे पीटने वाला था, इतने में लकी उसे बचाने के लिए बीच में आकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि फिरोज से लड़ने की इस वक्त उसमें ताकत नहीं थी। वो पैसे देकर उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिरोज को उसके पैसे की जरूरत नहीं थी। और उसके साथ जो हुआ, वो लकी और कुमारी से उसका बदला लेना चाहता था। जैसे ही उसने कुमारी के ऊपर हमला करने की कोशिश की, उससे पहले ही लकी ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद फिर से फिरोज उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगा। तो इतने में लकी ने कहा, रुक जाओ, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, मुझे तुमसे बात करनी है। लकी फिरोज की आंखों में देखे जा रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि वो लोग जितना ज्यादा लड़ते, उनकी सिचुएशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती। इसलिए लकी को बेहतर रास्ता यही नजर आ रहा था कि वो बात करे। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जो कहना है उसे मेरे घुटने में गिरकर और जूते चाट कर कहो, इधर फिरोज ने कहा। और कहते ही वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार वो उसके ऊपर लाते चलाने वाला था। वो लकी को जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी धाराशाही कर देना चाहता था। पलक झपकते ही उसकी पहली लात लकी के गाल के पास पहुंच गई, और उसके बारे में सोचते ही वो मन ही मन हंस रहा था। उस लात को खाने के बाद लकी का चेहरा सूज जाने वाला था, और दूसरी लात में तो उसके 2-4 दांत भी गिर जाने वाले थे। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसकी छाती में किसी ने बहुत जोर से लात मार दी। उसे काफी दर्द सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें फूल रही थी, और उसे अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो लकी के गाल को छू पाता, वो पीछे की तरफ चला गया और उसने उसकी छाती पर एक जोर का घूंसा मार दिया। भले ही उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लकी और कुमारी के सामने हारा हुआ दिखाई नहीं देना चाहता था। इसलिए
वो फिर से लकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन इस कोशिश में वो सिर्फ अपने दांत चबा कर रह गया। इधर इससे पहले कि फिरोज लकी के ऊपर हमला कर पाता, खुद लकी ने उसकी छाती में अपनी कोहनी गढ़ा दी। उसे वैसे तो इस तरह से लड़ाई करना पसंद नहीं था, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो लड़ नहीं सकता था। पिछली बार जब उसने हिमांशी को बचाया तो उसने अकेले भी काफी लोगों को मारा था, और इतनी आसानी से फिरोज नाम की ये चिड़िया उसे हरा नहीं सकती थी। अब जाकर फिरोज को एहसास हो रहा था कि वो लकी को पीटना जितना आसान समझ रहा था, असल में वो उतना आसान नहीं था। शायद वो उससे भी भारी दुश्मन था, जिससे वो काफी हल्के में ले रहा था। अब फिरोज को भी दिल ही दिल में लकी से थोड़ा डर लगना शुरू हो गया, लेकिन वो बिना हमला किए कैसे रह सकता था। अगर वो वहां से ऐसे ही चला जाता तो वो अपने साथ आई उस लड़की को क्या मुंह दिखाता। देख, अगर तू मुझे 1,000 रुपए दे देगा ना, तो मैं छोड़ दूंगा तुझे। फिरोज को अब अपने जान बचाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, लेकिन जब उसने लकी को ये ऑफर दिया तो लकी ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया और अचानक से फिरोज को एहसास हुआ कि उसके बालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा था, जिसकी वजह से उसके सिर के सारे बाल हवा में उड़ गए। फिर जब फिरोज ने अपने सिर में हाथ फेरा तो उसके हाथ में एक ब्लेड का टुकड़ा आ गया। उस टुकड़े को देखकर फिरोज की हालत खराब हो गई। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो ये ब्लेड का टुकड़ा तुम्हारी आंखों में मार दूंगा मैं, लकी ने कहा, और अपनी जेब से एक दूसरा ब्लेड का टुकड़ा निकाल लिया। फिरोज की हालत अब खराब हो गई और वो लकी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। अब उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लकी को कुछ कर पाए। अब वहां से निकल जाने में ही वो अपनी भलाई समझ रहा था। उसने लकी की तरफ देखा और बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैं। फिरोज ने अपनी साथ आई लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। अरे क्या बात है, तुम इस जैसे आदमी से इतना डर कैसे सकते हो? उस बदसूरत सी लड़की ने मुझे मारा और तुम हो कि उस चीज का बदला लिए यहाँ से जा रहे हो। ऐसे क्यों जा रहे हो? जाओ और दोनों को सबक सिखाओ। जब तक तुम दोनों की हालत खराब नहीं कर दोगे ना, मैं हिलने वाली नहीं हूँ यहाँ से, उस लड़की ने कहा। दरअसल उसने लकी को ब्लेड का टुकड़ा चलाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहा था। उसके लिए तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो कुमारी की लात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही करना चाहती थी। ठीक इसी वक्त अचानक से एक बार और शाय की आवाज आई और उस लड़की ने अपने चश्मे से एक और ब्लेड के टुकड़े को निकाल लिया। उसके चश्मे की एक तरफ की डंडी नीचे गिर गई और ब्लेड का टुकड़ा उसमें फंस गया। अब उस लड़की की हालत भी खराब हो गई और वो पूरी तरह से घबरा गई। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था और इससे पहले कि फिरोज उसे अपने साथ खींच कर लेकर जाता, खुद उस लड़की ने ही फिरोज का हाथ पकड़ा और बोला, फिरोज, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से, चलो जल्दी। जैसे ही फिरोज और वो लड़की वहां से गायब हुए तो लकी पीछे की तरफ घूमा और उसने कुमारी की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन इसके जवाब में कुमारी सिर्फ उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई जा रही थी। लकी उसकी इस तरह की मुस्कान देखकर शर्मा गया। उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अरे क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझसे क्या चाहती हो बताओ? मुझे मालूम नहीं था कि तुम लड़ाई में इतने परफेक्ट आदमी हो यार। तुमने तो मुझे इन सब के सामने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं जितना डरी हुई थी उतना तो नहीं डरती कम से कम, कुमारी ने कहा। वो अपनी तरफ से लकी को धन्यवाद दे रही थी। अरे तुमने मुझसे कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, तो मैं खुद कहाँ से बताता? हाँ, लकी ने कहा। जिस तरह से वो बात कर रही थी उससे लकी समझ गया कि उसे चोट तो नहीं लगी थी। उसका दिल बहुत खुश था और कुमारी का सवाल सुनते ही उसे हंसी आ गई। अच्छा, तो तुम अब इस बात का इल्जाम भी मेरे सर पर डालोगे कि मैंने नहीं पूछा? तो अब चलो, वो सारी बातें तुम खुद ही बता दो जो मैंने तुमसे नहीं पूछी, ताकि अगली बार ना मैं कोई पंगा लूं तो कम से कम मुझे मालूम तो रहे कि उसमें मेरी मदद कहाँ तक कर सकते और कहाँ तक नहीं कर सकते। कुमारी ने खुरदुरे लहजे में पूछा। अरे बाप रे, तुम तो बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ रही हो यार। ये सब तो ऐसी बातें हैं जो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ यार, लकी ने कहा। अच्छा, मैं क्या कुछ ज्यादा पूछ रही हूँ या क्या बात है? तुम मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है, मत बताओ, मैं भी तुम्हारी सैलरी काट लूंगी और पहले तो मैं आज के 200 रुपए काटूंगी। अब बोलो, बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? कुमारी ने अपने ही अंदाज में लकी को डराते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है बताता हूँ, और बहुत सारी बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ।
लकी ने कहा। अब इसके अलावा उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो देख पा रहा था कि कुमारी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी प्यारी थी और कोई भी उसके बारे में इस तरह से मुंह उठाकर कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन उसे यह भी डर लग रहा था कि इसे ऐसा कौन सा आदमी मिलने वाला था जो कि अपनी बेइज्जती करवा कर इसे खुश रख पाएगा। हाँ हाँ, पैसा का नाम आते ही दिमाग खुल गया ना। पैसा तो आदमी को दंगा तक करवा सकता है। चलो अब पहले ट्रक पर चलते हैं। अगर मुझे पैसे कमाने में कुछ और देर हुई ना तो मैं सारा नुकसान ना तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी, कुमारी ने कहा। लकी ने भी अपना सिर हिला दिया। दोनों फिर अपना काम शुरू कर रहे थे और कुमारी ने पैसे बनाने चालू कर दिए। लगभग 3 दिन बाद लकी और कुमारी अपने ट्रक को नाहरगढ़ के पास लेकर आ गए। वहां पर इन दिनों काफी प्रोग्राम चल रहे थे और इसलिए वहां पर टूरिस्ट लोगों की काफी भीड़ रहती थी। कुमारी के हिसाब से ये पैसा कमाने का अच्छा मौका था। उसने और उसके जैसे बाकी ढेर सारे खाना बनाने वालों ने अपनी दुकान लगाने का लाइसेंस ले लिया था। वो लोग उन जगहों पर अपने ट्रक लेकर आए थे और एक चौराहे पर आकर रुक गए जहां पर सारे सैलानी आकर रुका करते थे। कुमारी का दिमाग उसे बिल्कुल सही दिशा में लेकर गया। उसने 8 बजे अपना काम शुरू किया और तब से उसके यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए और लगभग 10 बजे के आसपास तो उसके ट्रक के आसपास भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। अब जब लकी और कुमारी अपने अपने काम में लगे थे तो इधर थोड़ी दूरी पर एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग नीचे उतरे। उन्होंने टी शर्ट पहने थे। फिरोज, जिसे अभी थोड़े दिन पहले ही लकी ने सबक सिखाया था, उन दोनों में से एक लड़का वो खुद था और वो ही सबसे पहले नीचे उतरा। फिरोज ने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। इसके अलावा उसमें 2 और लड़कियां निकल कर आईं। उनमें से एक का नाम शिरीन था। ये वही लड़की थी जो लकी की बिल्डिंग में घर लेने के लिए आई थी और जिसे रोहित ने परेशान करने की कोशिश की थी। आज शिरीन ने खाकी रंग का 1 पीस सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर गुलाबी रंग के सैंडल्स थे। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। जो दूसरी लड़की उसके साथ उतरी थी वो देखने में उससे 2 से 3 साल बड़ी थी। उसने हरी रंग की ड्रेस पहनी थी और उसके पैरों में सफेद रंग के जूते थे। उसके बाल कंधे तक आते थे। वो देखने में तो शिरीन से ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन फिर भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी शिरीन थी। दीदी, ये नाहरगढ़ है। यहाँ से पहाड़ ना काफी सुंदर नजर आता है। जब मैं छोटी थी ना तो पापा मुझे यहाँ अक्सर घुमाने के लिए लेकर आते थे। आज यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है। चलो आओ चल कर देखते हैं। शिरीन ने अपने साथ उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोली, हाँ हाँ चलो। उस हरे कपड़े वाली लड़की ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने बताया कि फिरोज उसके लिए पहले ही टिकट ले चुका था और वो अंदर दाखिल हो गए। देख रही हो दीदी, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ से सारा शहर नजर आता है। शिरीन ने दूर तक पसरे उस शहर को देखते हुए कहा, अरे वाह, यहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। कोई शायद पकौड़े तल रहा है, शिरीन ने कहा और फिर उधर उधर देखने लगी। फिर उसकी नजर एक जगह पर टिक गई जहाँ पर ढेर सारे टूरिस्ट एक ट्रक के पास खड़े थे और उस ट्रक पर खड़े 2 लोग उनसे ऑर्डर पूछ रहे थे। उसमें से एक पकौड़ा तल रहा था और दूसरा सर्व कर रहा था। वो दोनों काफी दूर पर खड़े थे। उसके अलावा वहां पर ढेर सारे लोग भी थे, इसलिए वो ठीक से उन दोनों का चेहरा नहीं देख पा रही थी। अरे वाह, वहां पर तो पहले से बहुत भीड़ है। चलो मैं भी लेकर आती हूँ कुछ, शिरीन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा और फिर अपनी बहन के हाथों में हाथ डालते हुए बोली, दीदी चलो आगे देखते हैं। और वो दोनों लड़कियां उस दिशा में आगे बढ़ने लगी। इधर लकी वहां पर खड़े हुए कस्टमर्स को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा था और अपने आसपास खड़े लोगों को देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर किसी से टकराई और उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब शिरीन और लकी इस हाल में एक दूसरे से टकरा जाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिली ने सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जब कोई ठिकाना नहीं मिल पाया तो वो कुमारी के साथ में उसके ट्रक पर काम करने के लिए आ गया। एक दिन जब वो राधिका को ढूंढने के लिए निकला तो पीछे से कुमारी के पास 2 बदतमीज कस्टमर आ गए और उनकी बदतमीजी की वजह से कुमारी ने उन्हें खाने में साबुन दे दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने लकी को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि लकी वहां पहुंच पाता वो दोनों लोग फिर से कुमारी के पास आ गए और उसे मारने की धमकी देने लगे। पहले तो हम इसको ना इसी साबुन का स्वाद देते हैं,
उस लड़की ने कहा, और लड़के को उसकी ये बात ठीक लगी और उस लड़की ने हाथ में साबुन ले लिया। ठीक है, मैं इसका मुंह दबाता हूँ और तुम इसके मुंह में ना साबुन डालो। जब तक ये सारा साबुन खत्म नहीं कर देगी ना, तब तक इसे जाने नहीं देंगे यहाँ से, उस आदमी ने कहा। और फिर उसके पीछे जाकर उसका मुंह जबरदस्ती खोलने लगा। कुमारी बुरी तरह से रोई जा रही थी, लेकिन उसके रोने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी उसे देखकर हंसे जा रहा था और फिर उसने अपनी साथ वाली लड़की को देखते हुए कहा, हनी चलो शुरू करते हैं। ये सारा साबुन इसके मुंह में ठूस दो और तब तक खिलाती रहना जब तक साबुन ना खत्म नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया जान, बहुत बढ़िया। उस लड़की ने साबुन लिया और फिर उसे उसके मुंह में ठूस दिया। पूरा का पूरा साबुन एक बार में उसके मुंह में उतार देना चाहती थी वो। साली, हमको साबुन खिलाने चली थी, अब खुद साबुन खा। इससे तो खुद बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरह से साफ हो जाएगी। आह, आह। इधर कुमारी के मुंह में साबुन जैसे ही जाना शुरू हुआ, उसकी सांसें फूलने लगी, उसकी आंखों में पानी बहना शुरू हो गया और उसके गले में दर्द हो रहा था। वो छटपटा रही थी और अपने हाथ पैर फेंके जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस लड़की के पेट में एक जोरदार लात मार दी। वो लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी लात खाने की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने कुमारी को धक्का दे दिया और फिर उस लड़की को देखने के लिए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बहुत जोर से लगी है फिरोज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ना मत इसे तुम। उस लड़की ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुमारी की सिर्फ एक लात की वजह से उसकी सारी अतड़ियां अंदर तक हिल चुकी थी और वो सब आपस में मुड़ चुकी थी। वो जोर से दर्द के मारे कराह रही थी। खड़ी हो जाओ, लाओ मुझे अपना हाथ दो मुझे। फिरोज ने उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर उसे अपने पास लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद फिरोज ने गुस्से भरी नजरों से कुमारी को देखा। वो गुस्से में उसके पास आया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हिलने की जरूरत नहीं है, एक बार तो हाथ लगा लिया है, लेकिन अब अगर हाथ लगाने की कोशिश की ना, बता रही हूँ बस्ती में बहुत सारे दोस्त हैं, वो सब ना मार मार कर अधमरा कर देंगे तुम्हें, सैंडविच बना देंगे तुम्हारा। कुमारी पीछे की तरफ जाते हुए बोल रही थी। हालांकि ऐसा कोई नहीं था जो कि अभी आने वाला था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसने खुद को इस वक्त नहीं बचाया तो शायद वो आदमी उसकी जान ले सकता था। अगर उसका तर्क वहां पर खड़ा नहीं होता तो वो कब की वहां से भाग चुकी होती। अच्छा, इससे पहले कि तेरे दोस्त आए ना, सबसे पहले तो मैं तेरे मुंह में ये साबुन ठूस दूंगा, उसके बाद मैं तेरे मुंह पर ना मुक्के मारूंगा, और जब तक मारूंगा जब तक उस साबुन तेरा शरीर के अंदर नहीं चला जाता है। फिरोज ने अपना बड़ा सा हाथ उठाया और फिर उसे कुमारी के सिर पर दे मारा। लकी, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इतने में कुमारी ने लकी को आता हुआ देख लिया था। जैसे ही उसकी नजर लकी के ऊपर पड़ी तो वो जोर से चिल्लाई। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। बे, क्या कर रहा है? लकी ने दूर से ही देख लिया था कि एक आदमी कुमारी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। लकी ने उस आदमी की दिशा में भागना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा जी। इधर फिरोज ने लकी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। इतने में लकी कुमारी के पास आ गया था और उसने कुमारी को अपने पीछे छिपा लिया। फिर उसने कुमारी की आंखों में देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इन्हें। तुम हो कौन? दे बॉयफ्रेंड हो इसके? फिरोज ने कहा। फिर उसने कुमारी की आंखों में देखा जो लकी के पीछे छिपी हुई थी और बोली, चारकोल ब्लैक, तुझे मिला भी कौन? अपनी जैसा फटीचर। ये तो तेरे से भी गया गुजरा लग रहा है रे। भिखारी कहां से ढूंढ कर लाई तू? जब फिरोज ने लकी को मिट्टी में सना हुआ देखा तो उसके मुंह से उसके लिए यही बात निकली, तुम दोनों ना गलती से शादी करने की सोच भी मत लेना, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों के बच्चे होंगे ना, शक्ल देखकर ही उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। बेकार में तुम्हारे सिर पर लोगों के खून का इल्जाम लगना शुरू हो जाएगा। उस लड़की ने कहा। अब उसके पेट का दर्द थोड़ा कम हो गया था और अब वो ठीक महसूस कर रही थी। देख, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, हम कोई एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते हैं। और ये क्या कह रही है कुमारी, कौन है ये? लकी ने कहा। इस वक्त उसे सिर्फ राधिका की चिंता हो रही थी। वो यहाँ राधिका को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन ये ना जाने कैसे कैसे कामों में उलझ कर रह जा रहा था। वो बस यहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहता था। अरे ओ चारकोल ब्लैक, अगर तुझे ये आदमी नहीं मिला तो जिंदगी भर कुंवारी की कुंवारी मरेगी रे।
उस लड़की ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। ये बात सुनकर लकी को और गुस्सा आ गया और वो पीछे से कुमारी को देख रहा था। लकी जानता था कि उस लड़की ने कुमारी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की थी उसकी वजह से कुमारी को गुस्सा आना लाजमी था। इसके बाद लकी ने उस आदमी को घूरते हुए देखा और बोला, इस लड़की ने हमारे सैंडविच में साबुन मिला दिया, इसकी वजह से हम लोग ना आज मर जाते, समझा? अब तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना इसके चक्कर में ना तू भी मेरे हाथों से बहुत पिटेगा। फिरोज ने उसे आगाह करते हुए कहा। जैसे ही लकी ने फिरोज की बात सुनी तो उसने कुमारी का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसने उसकी जान बचाई थी, उसे काम दिलवाया था, खाना दिया था। अब ऐसे में लकी उसे छोड़कर जाने वाला नहीं था। देखो बड़े भाई, इससे कोई गलती हो गई है, लेकिन ये ऐसी लड़की नहीं है। कभी कभी हो जाता है ऐसा। इससे जो किया ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके बदले में मैं आपको 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मामला जाने दो, लकी ने कहा। वो समझ गया था कि कुमारी अपनी तरफ से इस तरह की हरकत नहीं कर सकती थी। किसी ने उसे भड़काया था, शायद इसलिए उसने इस तरह की हरकत की हो। लेकिन वो साथ में ये भी जानता था कि कुमारी ने गलती तो की थी और उसकी गलती की वजह से उन लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए बात को तूल देने से कोई मतलब नहीं था और लकी को इस बात का हल यही नजर आ रहा था कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। साले भिखारी, मैं अंसारी परिवार का लड़का हूँ। तुझे क्या लगता है तू मुझे 500 रुपए देकर भीख देगा और मैं जाने के लिए राजी हो जाऊंगा? जब फिरोज ने सुना कि लकी अभी भी कुमारी को बचाने की कोशिश में लगा था तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने बहुत ही बदतमीजी से कहा, सुन, मैं एक जिम कोच हूँ, मैं टाइकोंडो करता हूँ, बच्चों को लड़ना सिखाता हूँ। अभी एक हाथ तेरे मुंह पर धर दूंगा ना, नीचे गिर जाएगा साले। चुपचाप रास्ते से हट, वरना इसके चक्कर में ना तू खुद मारा जाएगा। हाँ देख, हमारी तुझसे ना कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए तू हमारे रास्ते से ना चुपचाप हट जा। पूरा जयपुर ना मेरे बॉयफ्रेंड को जानता है और इससे पंगा लेना मजाक की बात नहीं है। उस लड़की को भी लकी थोड़ा सा भला आदमी नजर आ रहा था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, 3 2। उस लड़के ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। लकी उसके सामने खड़ा था और शांति से उसकी आंखों में देख रहा था। 1, हट जा साले, नहीं तो अब तू भी बचेगा नहीं, फिरोज ने गुर्राते हुए कहा। फिर अपना हाथ उठाया और लकी के ऊपर एक मुक्का जड़ दिया। लकी ने जैसे ही उस मुक्के को अपने दिशा में आते हुए देखा तो उसने अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट गया। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा था। लकी की आंखें भी फिरोज की शरीर पर टिकी हुई थी, लेकिन इतने में किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और वो अलग हो गया। अचानक से फिरोज की आवाज आई। कुमारी ने लकी को पीछे खींच लिया था। इधर फिरोज लकी को मुक्का मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो अलग हुआ उसका निशाना चूक गया और इतने में कुमारी ने उसके पेट में एक जोरदार लात मार दी। वो लात इतनी तेज थी कि फिरोज अपना पेट पकड़कर खड़ा रह गया था। भागो कुमारी! लकी को सही मौका मिल गया और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ भागने लगा। लेकिन कुमारी सोच रही थी कि लकी एक बेकार का स्टूडेंट है और इसमें ज्यादा दम नहीं है। अगर वो फिरोज के मुंह पर एक मुक्का भी जड़ देता ना तो वो महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहने वाला था। इसलिए उसने लकी से अपना हाथ छुड़वाया और फिरोज के पेट में एक और लात मारी। तुम्हें क्या हमारी गाड़ी नहीं चाहिए? भागने की बात कर रहे हो? कुमारी ने लकी से कहा। वो कुमारी को लेकर तो भाग सकता था, लेकिन ट्रक के बारे में तो वो भूल ही गया था। अगर वो लोग इस तरह ट्रक को छोड़ जाते तो फिरोज उनकी ट्रक को तो नहीं छोड़ने वाला था, और अगर उसका ट्रक खत्म हो जाता तो फिर कुमारी अपनी जिंदगी में क्या करती? नहीं, ट्रक को छोड़ो, अभी भागो! लकी ने कुमारी का हाथ थामते हुए कहा। सालों, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। पूरे जयपुर में कहीं भी चले जाओ, जमीन से खोद कर निकालूंगा और बुरी तरह मारूंगा, फिरोज ने उन्हें धमकी देते हुए कहा। उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उन दोनों को! अचानक से उस लड़की ने फिरोज से कहा। लेकिन जब उसने देखा कि फिरोज खुद आगे जाने की हालत में नहीं था तो वो खुद उनकी दिशा में भागी और फिर लकी और कुमारी का हाथ पकड़ लिया। अभी बताता हूं इनको, समझ क्या रखा है? फिरोज ने इधर अपनी कमर सीधी कर ली और फिर उनकी तरफ भागने लगा। तूने मुझे लात मारी ना, मैं तुझे लात मारूंगा, ऐसी लात मारूंगा कि तुझे बच्चे नहीं हो पाएंगे, फिरोज ने कुमारी को उसके कंधों से पकड़ते हुए कहा और फिर अपना घुटना उसके हवा में उछाल दिया। वो आदमी काफी सीखा हुआ था और सच में
उसकी सिर्फ एक लात की वजह से कुमारी बांझ हो सकती थी। उसने कुमारी के दोनों कंधों को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया और कुमारी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके कंधे में 1000 चींटियां काट रही हो। इतने में उसने देखा कि फिरोज ने अपना घुटना हवा में उठा दिया और वो बस लात उसे मारने ही वाला था। कुमारी को जब महसूस हुआ कि अब उसके पास में बचने का और कोई चारा नहीं था, तो उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। इधर फिरोज भी जैसे ही उसके पेट में लात मारने वाला था, इतने में उसे एहसास हुआ कि उसके दाएं तरफ से कोई आकर खड़ा हो गया। उसने घूम कर देखा तो पाया कि एक लात उसकी दिशा में बढ़ी आ रही थी और वो उसे जोर से पड़ी। फिरोज अपने आप को उस लात से बचा नहीं पाया और सीधा नीचे गिर गया। कुमारी ने अपनी आंखें खोली तो देखा लकी ने फिरोज को लात मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने कुमारी को उठाया और अपनी तरफ खींच लिया। वो गुस्साई नजरों से जमीन पर पड़े फिरोज की तरफ देख रहा था। हरामखोर, लात मारी तूने मुझे, अब मैं चुड़ैल के बाद तो तुझसे निपटूंगा। पहले तो मैं तेरा खेल खत्म करूंगा, बाद में इसका। फिरोज ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी इतनी मार नहीं खाई थी। उसका गुस्सा परवान चढ़ चुका था। अब वो किसी भी सूरत में लकी को जान से मार देना चाहता था। वो धधकती हुई नजरों से लकी की तरफ देखे जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो लकी को जान से मार देता या फिर लकी उससे पहले ही उससे बचने का कोई रास्ता निकाल लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही उस आदमी ने लकी को पकड़ा और वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, इतने में कुमारी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। काफी बहस होने के बाद में उस औरत ने लकी को छोड़ दिया, लेकिन उसने कुमारी को जो थप्पड़ जड़े थे उसका बदला कुमारी ने भी लकी को थप्पड़ जड़ कर निकाल लिया। लेकिन लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बचाने के लिए आई कैसे थी। कुमारी ने उसे बताया कि वो अपने यहाँ काम करने के लिए नौकरों की तलाश में लगी हुई थी। इधर ये सुनकर लकी हैरान हो गया। हाँ, पर तुम छोटी सी खाने की गाड़ी चलाती हो ना, तो फिर तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए लोग? लकी ने पूछा। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि मैं सिर्फ वो छोटी सी गाड़ी पर ही काम करती हूँ? मैंने अपने लिए ना एक नया ट्रक खरीद लिया है। फास्ट फूड, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम शुरू करने वाली हूँ, और ये सारा काम मैं अकेली तो कर नहीं पाऊंगी ना। इसलिए देख रही थी कि कोई आदमी मेरे लिए साफ सफाई या ऑर्डर लेने का काम कर ले, इसलिए मैं स्टेशन आ गई। ओह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का काम करने के लिए कोई तुम्हारे साथ आने को राजी होगा, लकी ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये काम कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। बोलो, आओगे? कुमारी ने लकी को घूरते हुए देखा और कहा, लेकिन वो लकी की शक्ल देखकर ही समझ गई कि वो इस तरह का काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। अरे तो उसमें क्या है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, इस औरत से जो बचाया, वरना तुम्हें बेच कर खा सकती थी ये, और तुम मेरे बदले में मेरा काम नहीं कर सकते हो? हाँ बताओ। लकी के पास एक बार के लिए तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि उस औरत से पीछा छूटने के बाद वो अब कुमारी के चक्कर में पड़ गया था। जिस तरह से वो लकी से बात कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुमारी खुद उसे खाने के लिए दौड़ रही थी। लेकिन लकी इस तरह का काम नहीं कर सकता था, कम से कम इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने कहा, देखो पहले मैं काम के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या काम है, किस तरह का काम है, उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है या नहीं। देखो दोस्त, काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें गाड़ी पर खड़े रहना है, ऑर्डर लोगों को देने हैं और पैकिंग वगैरह करनी है। इस काम के लिए मैं हर महीने तुम्हें 3000 रुपए दे सकती हूँ। इसके अलावा तुम्हारा खाना पीना सब मेरे ऊपर, उस लड़की ने कहा। अच्छा, लकी ने अपने मन में सोचा कि इतने से काम का 3000 रुपए वैसे तो ठीक था, लेकिन उसे लग नहीं रहा था कि कुमारी जैसी लड़की उसे अफोर्ड कर सकती थी। हर महीने 3000 रुपए निकालना बड़ी बात थी। हाँ, तुम खाना ना खा लेना, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो उसी गाड़ी में सो जाना। तुम्हारा किराया भी बचेगा और मेरी गाड़ी की चौकीदारी हो जाएगी, उस लड़की ने कहा। अब लकी के हाथ में पहले से तो कोई काम था नहीं, वैसे भी उसकी जेब में सिर्फ 3000 रुपए बाकी थे। इसलिए काफी सोचने के बाद उसने कुमारी को हाँ कर दी। वो जानता था कि कुमारी अपनी गाड़ी को एक जगह खड़ी नहीं करने वाली थी, और अगर वो ऐसा करती भी तो लकी उसे कह देता कि उन्हें गाड़ी पूरी शहर में घुमानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में खबर लग सके। इसके जरिए वो खुद भी राधिका को ढूंढ सके।
अब जब हाँ हो ही गई थी तो कुमारी लकी को अपने साथ घर ले आई। लकी ने पहले तो सोचा कि उसके ट्रक पर ही रह लेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे कमरे की जरूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने कुमारी की ही बस्ती में एक छोटा सा कमरा 700 रुपए की किराए में ले लिया और अगले दिन वो कुमारी के साथ उसी गाड़ी पर जाने लगा। वो लोग पूरे जयपुर में खाने का सामान बेचने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। उनका ट्रक ही उनकी दुकान हो गया था। कुमारी सारा खाने का सामान बनाती और लकी उन्हें बेचने और ऑर्डर लेने का काम करता। उन लोगों का काम अच्छा चल रहा था और हर दिन लोग 3 से 4 हजार रुपए का तो माल बेच ही देते थे। अब एक दिन लकी के हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो अचानक से हिलने लगी। शायद उधर से उसकी सासू माँ ने लकी को बुलाने के लिए अपनी उंगली घुमाई थी और इधर लकी की उंगली भी कांपने लगी। लकी की उंगली 2 बार 3 बार दाएं बाएं हुई। वो इसका मतलब समझ गया कि उसकी सासू माँ को मुर्गे की जरूरत थी, लेकिन लकी ने भी अपनी उंगली को कुछ खास तरह से घुमाया जिससे उधर उसकी सासू माँ भी समझ गई कि वो उसे मुर्गा देने के लिए नहीं आ सकता। जैसे ही उसने अपनी उंगली घुमाकर हाथ जेब में डाला ही था कि अचानक से फिर से उसकी उंगली और तेजी से घूमने लगी। वो सासू माँ को बिना बताए वहां से निकला था और इस वजह से वो लकी के ऊपर नाराज हो रही थी। लकी को लगा कि अब उसे ये लाल धागा अपनी उंगली पर से हटा देना चाहिए, इसलिए उसने उसे खोला और चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। जब उसने धागा खोलने के बाद अपनी जेब में डाला तो पाया कि उस पर घाव हो गया था और उसमें से खून आने लगे थे। लेकिन लकी ने अपनी उंगली को पानी से धोया और फिर अपने काम में लग गया। लगभग 10 दिनों के अंदर ही लकी और कुमारी के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। इस दौरान उसे राधिका की कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अब एक दिन उसका ट्रक गोपालपुरा चौराहे पर आकर रुक गया। सुबह सुबह की भीड़ के बाद जैसे जैसे दिन सिर पर चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोगों का आना गाड़ी पर कम होता जा रहा था। लकी ने कुमारी से कहा कि वो ऐसे ही थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर जा रहा है। कुमारी को मालूम था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए जा रहा है और अगर उसने अपने मन में ये भी सोच लिया था कि वो दोपहर तक वापस नहीं आएगा तो वो उसके खाते में से 300 रुपए काट लेगी। इधर जब कुमारी ने लकी को दूर तक जाते हुए देखा तो वो अपना मोबाइल लेकर कुछ खाने के लिए बैठ गई। लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास जब कुमारी और अपने खाने और अपने मोबाइल में पूरी तरह खोई हुई थी तो उसे अचानक से पीछे से किसी की आवाज सुनी। ए चारकोल ब्लैक, जल्दी से 2 वेज सैंडविच बना दो। ये सुनते ही कुमारी के दिल में तो मानो आग सी चल गई। उसने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि उसके ट्रक के पास एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे और दोनों की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी थी और लड़की ने भूरे रंग की टोपी। वो आदमी काफी मजबूत नजर आ रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जिम का कोच या फिर मालिक था। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भूख से मर रहे हैं, जल्दी बना दो। उस आदमी ने कुमारी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। हनी, आपको लगता है कि इसके पास खाना ठीक होगा? मुझे ये क्लीन नहीं लग रही है, यू नो। उस लड़की ने उस लड़के के कान में बुदबुदाते हुए कहा। अरे यार, अब यहाँ पर और कुछ खाने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें यही पर ना खाकर काम चलाना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा बहुत यही खाकर काम चला लेते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इसके खाने अच्छे नहीं हुए तो इसकी गाड़ी ही उठवा दूंगा। उस आदमी ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर कहा। कुमारी उन दोनों को गुस्से से देखे जा रही थी और फिर उनके लिए सैंडविच भी बना रही थी। उसने तुरंत ही उन दोनों के लिए सैंडविच बना दिया। कुमारी ने उन्हें सैंडविच दिया और बोली, आपका टोटल 120 रुपए हुआ, चलो अगली बार दे दूंगा। उस आदमी ने कहा और अपने सैंडविच लेकर वो लड़की के साथ रवाना हो गया। सुनिए, मेरा बहुत ही छोटा सा बिजनेस है, इसलिए आप अभी मेरा पेमेंट क्लियर कर दो। वैसे भी इसमें 5 मिनट लगेंगे और मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। कुमारी ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसके अंदर में बहुत गुस्सा था। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ कितना बिजी हूँ? हाँ? किसी के साथ हूँ और अभी देर हो रही है, वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ। तुम्हारे 120 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। गजब औरत है यार। उस आदमी ने कुमारी को डांटते हुए कहा और वो अपनी बंदी के साथ वहां से जाने के लिए रवाना हो गया। ये सुनते ही कुमारी के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ उभर आया था और उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं आपके सैंडविच में ना प्याज डालना भूल गई हूँ। आप जरा सैंडविच देना, मैं उसमें आपको प्याज डाल कर देती हूँ। क्या बात है, सैंडविच बना दिया और प्याज डालना भूल गई? बहुत ही शानदार धंधा चला रही हो तुम।
उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी की तरफ सैंडविच बढ़ा दिए। सैंडविच देने के बाद फिर से वो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन में चिपक गया, लेकिन कुमारी ने अपना फोन नहीं निकाला। हाँ, अब ये ठीक हो गया। 2 मिनट बाद ही कुमारी ने फिर से उस आदमी को सैंडविच देते हुए कहा। उस आदमी ने फिर से कुमारी को गाली दी और उसके बाद वो लड़की के साथ वापस आ गया। इधर उनके जाने के बाद कुमारी ने तुरंत अपना फोन निकाला और लकी को फोन मिलाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द वापस आओ, मुझे अभी कहीं जाना है। अच्छा, जाना है? लकी उसकी बात सुनकर काफी दुविधा में पड़ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि दिन के इस वक्त कुमारी को कहीं जाना हो, ना ही उसके साथ कोई था जिसके पास वो जा सके। फिर अचानक से कुमारी को क्या हो गया? वो सिर्फ आधे दिन में ही जा रही थी। लेकिन लकी ने हाँ कर दिया और फिर से ट्रक की तरफ जाने लगा। जब वो एक फवारे के पास गया तो कीचड़ होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। गिर जाने की वजह से उसके आधे कपड़े खराब हो गए थे। अब उसके पास इसको साफ करने का और कोई तरीका भी नहीं था। लकी को ऐसे गंदा होकर भी वापस जाना था। इधर कुमारी ने अपना सामान बांध लिया था और वो लकी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो जल्द से जल्द वहां से निकल सके। वो ट्रक के बाहर खड़ी थी और घबराते हुए उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लकी दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इतने में उसे एक लड़का और एक लड़की दोबारा दिखाई देने शुरू हुए। उन्हें देखकर कुमारी की हालत खराब हो गई। उसने अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों के सैंडविच खोले और उसमें बर्तन धोने का साबुन मिला दिया था ताकि वो उसको गाली देने का बदला ले सके। अब उसे लग रहा था कि वो उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इतने में तो वो दोनों वापस आते दिखाई दे रहे थे। क्यों भाई, जिंदा नहीं रहना क्या तुझे? हाँ, उस आदमी ने कुमारी से कहा। वो अब तक कुमारी के सामने आ चुके थे। उस लड़के और उस लड़की की जुबान सर्फ खाने की वजह से छिल गए थे और उनके मुंह का स्वाद भी खराब हो गया। 1 मिनट, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, शोर मचाने लगूंगी मैं। कुमारी ने उस आदमी को घूर कर देखते हुए कहा, लेकिन वो पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए उसने इस तरह से उन्हें डर से पीछे करना शुरू कर दिया ताकि वो उन दोनों को डरा सके। तेरे पास कोई ऐसा है जिसे तू मदद के लिए बुला सके? जा बुला, जिसे बुलाना हो बुला। हाँ, मैं तुझे ना उन सब लोगों के सामने पीटूंगा और कोई तुझे ना हाथ नहीं लगाएगा, समझी? उस आदमी ने कहा और फिर से कुमारी के पास आने लगा। उसके मुंह में अभी भी सर्फ घुला हुआ था। हनी, पहले आप इसको मत मारो। इसने हमें जो साबुन खिलाया है ना, पहले तो तुम इसे वो साबुन खिला दो। उस लड़की ने कहा और फिर कुमारी के ट्रक में से साबुन और सर्फ का डब्बा उठाने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी को वो साबुन खाना पड़ता या उससे पहले लकी उसे आकर बचा लेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धीरज के कहने के बाद में लकी और कुमारी को उसके आदमियों ने घेर लिया था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां पर शिरीन आ गई। जैसे ही उसने लकी को देखा तो वो उसके पास चली गई। इधर फिरोज और बाकी लोग इस बात को समझ चुके थे कि उसके और लकी के बीच में किसी तरह का कोई रिश्ता था और उसके डर की वजह से ही सैंडविच मक्खी कहां से आ गई थी, इस बात का भी खुलासा हो गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, इधर फिरोज की हालत खराब हो गई। शिरीन ने इधर फिरोज की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोली, फिरोज, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? उसका ये सवाल सुनते ही जैसे फिरोज का दिल किसी पहाड़ की चोटी पर लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या कहना चाहिए। वो हकलाते हुए बोला, मैडम मैडम, ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी चीज के पीछे का कोई कारण ना हो। उस वक्त मैंने इसे पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं जल्दी में था, आपके यहाँ आना था और फिर उसके बदले इसने मेरे सैंडविच में साबुन मिला दिया था। नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं है। वापस मेरे पापा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई नई नौकरी ढूंढ दे। मेरे साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। शिरीन ने बीच में ही फिरोज की बात को काटते हुए कहा, अरे मैडम नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में अपनी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, पक्का, फिरोज ने कहा। वो शिरीन की बात सुनकर अंदर तक इतना घबरा गया कि उसके पैर कांपने लगे। ना तो उसके पास में कोई डिप्लोमा था और ना ही कोई डिग्री। एक बॉडीगार्ड होने के अलावा और ऐसा कोई काम नहीं था जो कि वो कर सकता था। अगर वो शिरीन के पापा के पास जाकर उनसे ये कहता कि शिरीन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, तो फिर उसके पापा भी उसे नौकरी पर नहीं रखते। उसे नहीं लग रहा था कि अब वो इस परिवार के साथ आगे काम कर पाएगा। नहीं,
तुम्हें कम से कम मुझसे तो माफी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? शिरीन ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैडम, मैं समझ गया, मैं समझ गया। फिरोज लकी और कुमारी के पास आया और फिर उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर देना, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे साबुन खिलाकर बहुत अच्छा किया, मुझसे जो गलती हो गई ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिरोज ने अपने आप को लकी और कुमारी के सामने गालियां देते हुए कहा और फिर आखिरी में बोला, देखिए ना, मैं आपको इतना सुना चुका हूँ और सच में मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। आप दोनों को तो मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा ना, वो प्लीज खत्म कर दीजिए। अगर अगर नहीं हुआ हो तो। फिरोज आगे भी बोलने जाने वाला था, लेकिन इतने में उसने कुमारी के मुंह से सुना, क्या कहा तुमने? हमारा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए? इतनी जल्दी हमारा गुस्सा खत्म कैसे हो सकता है भला? तुमने लकी के गाल पर 2 थप्पड़ लगाए, ये तो सही टाइम पर मैडम आ गई, वरना तो तुम शायद मेरे ऊपर भी हाथ उठा देते। कुमारी ने कहा, अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे बहुत गलती हो गई है, बहुत बड़ी। आप दोनों कहें तो मैं अपने आप को चाटा मारने के लिए तैयार हूँ, फिरोज ने कहा और फिर अपना गाल लकी की तरफ आगे कर दिया। लेकिन लकी को उसके साथ में मारपीट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो उससे कुछ कहना चाहता था। अरे मारो ना। इधर कुमारी को फिरोज का गाल अपनी आंखों के सामने देखते ही खुजली होने लगी। नहीं नहीं छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, मैं इस आदमी से अब और कुछ नहीं लड़ना चाहता, बेकार का। लकी ने कहा, हाँ देखा लकी भैया का दिल कितना बड़ा है, मैं तो आपका फैन हो गया भैया। फिरोज ने जैसे ही ये सुना कि लकी को उससे लड़ने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो खुशी से झूम उठा। अगर वो इतने सारे लोगों के सामने लकी से मार खाता तो उसके लिए ये बहुत बुरा होता, इसलिए उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया। तुम इतने बड़े गवार हो, इस आदमी से तुम्हें मार खानी ही चाहिए, जाओ। कुमारी ने लकी को फटकार लगाते हुए कहा और फिर फिरोज की कॉलर पकड़ते हुए बोली, ये तो भला आदमी है समझा, इसलिए तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन मैं तुम्हें ना इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे? उसने कहा और फिरोज के गाल पर 3-4 चांटे लगा दिए। फिरोज का गाल लाल हो गया और उसे अपने गाल पर जलन महसूस होने लगी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो भी पलटकर कुमारी के गाल पर 2-4 चांटे तो चिपका ही दे, लेकिन शिरीन के वहां पर होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ यही कहकर रह गया, वाह वाह मैडम, क्या मारा है, क्या मारा है, बहुत अच्छा। फिरोज ने कहा। वो कुमारी को देखे जा रहा था, लेकिन उसका चेहरा था कि उसके गले उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने लकी की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जैसा फटीचर आदमी शिरीन का दोस्त कैसे हो सकता था। मैडम, अब तो मैंने मार खा ली, अब तो मुझे माफ कर दीजिए, फिरोज ने कहा। शिरीन उसे देखे जा रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिरोज को जब लगा कि वो उसे माफ नहीं करने वाली थी, तो उसने लकी की तरफ देखा और बोला, आप प्लीज मैडम से बात कीजिए ना, बोलिए ना उनको मुझे माफ कर दें। लेकिन लकी ने भी उससे अपनी नजर दूर कर ली। अब इससे पहले कि फिरोज कुमारी की तरफ मुड़कर अपनी सिफारिश लगाने के लिए कहता, शिरीन ने कहा, फिरोज, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जाओ मेरे पापा से जाकर मिलो। अब फिरोज के पास में सच में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। वो मुड़ा और वापस जाने लगा। अब जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो क्या तुम मुझे बर्गर खिला सकते हो? हाँ, शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ, कुमारी ने तुरंत जवाब दिया। अगर शिरीन आज यहाँ नहीं होती तो शायद लकी और कुमारी का धंधा चौपट हो जाता। कुमारी को समझ आ गया कि लकी और शिरीन की पुरानी जान पहचान थी। उसने एक बार के लिए लकी को देखा और फिर बर्गर खाने के लिए अंदर चली गई। थैंक यू यार, अगर आज तुम नहीं होती ना जाने क्या हो जाता, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो ना जाने क्या हो जाता मेरे साथ। मुझे याद है तुमने किस तरह मुझे बचाया था उस दिन रोहित से, और उसके बाद मैं एक सेकंड के लिए भी तुम्हें भूली नहीं। आज हम यहाँ एक दूसरे से इस तरह मिल लेंगे, इस बात का अंदाजा भी नहीं था मुझे, लेकिन फिर से तुमसे मिलकर ना मुझे काफी अच्छा लगा। शिरीन ने अपने उस पुराने सपने को याद करते हुए कहा। लकी उसकी आंखों में देखे जा रहा था कि अब वो अभी भी उससे बात करने के लिए शर्मा नहीं रही थी। उसके दिल में कुछ ऐसा था जो लकी के लिए था, लेकिन वो अपनी शर्म के मारे उसे जाहिर नहीं कर पा रही थी। मैडम, आपका बर्गर रेडी हो चुका है। ठीक इसी वक्त कुमारी वहां पर बर्गर लेकर आई और सीधा प्लेट को शिरीन की दिशा में बढ़ा दिया। इसे खा कर ना आप आराम से ऊपर मौज करने के लिए जा सकती हो, और हम लोग यहाँ से फिर अपने काम में लग जाएंगे।
कुमारी ने हंसते हुए कहा। शिरीन को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने उससे बर्गर लिया और लकी की तरफ देखने लगी। इतने में कुमारी ने लकी के कपड़े खींचे और उसे अपने साथ काम पर आने के लिए बोलने लगी। वो दोनों फिर से ट्रक की ओर बढ़ने लगे। शिरीन लकी को जाते हुए देख रही थी और ना जाने क्यों उसका दिल उदासी से भर आया। शिरीन, तुम बर्गर लेकर आई? ठीक इसी वक्त उसकी बहन, जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी थी, वो और उसके साथ का बॉयफ्रेंड शिरीन के पास आ गया। उन लोगों ने अपना खाना भी खत्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी शिरीन अभी तक उनके पास नहीं आई थी। जब शिरीन खुद वापस नहीं आई तो ये लोग ही शिरीन को लेने के लिए आ गए। जैसे ही शिरीन ने उस लड़की की आवाज सुनी तो वो पीछे घूम गई। इधर लकी ने जैसे ही वो आवाज सुनी तो वो दंग रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल जलने लगा। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में पलट चुका था। अरे लकी, क्या देख रहे हो? मानती हूँ कि शिरीन मैडम काफी सुंदर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उल्लुओं की तरह उन्हें आगे फाड़ कर देखते रहो। ये कितनी शर्म की बात है, अंदाजा है तुम्हें? कुमारी के मुंह से जले हुए शब्द बाहर आ रहे थे, लेकिन लकी कुमारी की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस उस लड़की को देख रहा था जिसने हरे रंग के कपड़े पहने थे और जो शिरीन से बात कर रही थी। उस लड़की का चेहरा काफी रिझा देने वाला था। उसका चेहरा देखकर लकी की आंखें कांपने लगी। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो वो देख रहा था क्या वो सच था। जिस राधिका को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था, वो राधिका आज उसकी आंखों के सामने हरी ड्रेस में खड़ी थी। राधिका, राधिका! लकी उसे देखकर चौंक गया और वो भागते हुए उसके पास आया। अरे अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर रहो! उस दूसरे बॉडीगार्ड ने जो राधिका के पास खड़ा था, उसने लकी को रोकते हुए कहा और फिर राधिका के सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन लकी को इस वक्त सिवाय राधिका के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने राधिका को देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उससे पहले ही उस गार्ड ने उसे पीछे फेंक दिया। ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो! उस गार्ड ने लकी को दूर से धक्का दिया और पूछा, अरे अरे छोड़ो उसे, जाने दो, अच्छा आदमी है वो। शिरीन भागते हुए लकी के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, राधिका, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मुझे सब बात पता चल गई है तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। लकी राधिका की तरफ देखता रह गया। वो उससे बस एक ही बात कहे जा रहा था। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राधिका उसे ये सच में माफ कर देगी। इधर राधिका भी उसे ऐसे अपने सामने देखकर चौंक गई। वो लकी को देखकर बुरी तरह डर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा था। जाने दो उसे दीदी के पास में खड़े होने दो, ये कुछ नहीं करेगा। शिरीन ने फिर से उस गार्ड को देखते हुए कहा। इधर वो गार्ड उसके रास्ते से हट गया और अब वो सीधा राधिका को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी बहन है? इधर शिरीन की बात सुनते ही लकी थोड़ा सा पका गया। हाँ हाँ, ये मेरी बहन शहनाज है। तुम इसे राधिका समझ रहे हो, लेकिन ये राधिका नहीं है। तुम इसे गलत समझ रहे हो। शिरीन ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता कि ये राधिका नहीं है। लकी ने शिरीन से कहा, फिर राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, मुझे सच में माफ कर दो। मैं एक नंबर का जाहिल आदमी था। मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं मर जाऊं, प्लीज मुझे माफ कर दो। वापस आ जाओ मेरे पास। मैं आज के बाद वो गलती कभी नहीं करूंगा जो पहले किया मैंने। क्या तुम फिर से मुझे मौका दे सकती हो? लकी अपनी तरफ से वो कह रहा था, लेकिन राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कह रहा था। उसकी नजर में तो लकी सिर्फ और सिर्फ एक पागल आदमी था। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं राधिका नहीं हूँ, मैं शहनाज हूँ। लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो शायद मेरी तरह दिखाई देती होगी, है ना? शहनाज ने लकी को एक मुस्कान के साथ में शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इधर लकी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शहनाज को बता पाएगा कि वही राधिका थी, या फिर शहनाज उसे इस बात का यकीन दिला देगी कि वो राधिका नहीं शहनाज है? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और कुमारी से जब वो गार्ड बहस कर रहा था कि इतने में वहां पर धीरज भी आ गया और बवाल खड़ा हो गया। उसने ट्रक की जांच के लिए अपने गार्ड्स को अंदर भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन उससे पहले ही लकी और कुमारी ने उन्हें पीट कर पीछे कर दिया।
इधर जैसे ही धीरज ने ये देखा तो उसे डंडे मंगवा लिए और सब डंडों के दम पर उसे घेर कर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद फिरोज वहां पर आया और उसने भी लकी को थप्पड़ मार दिया। इधर धीरज उनके ट्रक के ऊपर कब्जा करने ही वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ पे? और इतने लोग क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पे? जैसे ही फिरोज ने ये आवाज सुनी तो वो बुरी तरह से घबरा गया। वो जानता था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिरीन की थी। वो ये भी जानता था कि शिरीन दयालु किस्म की लड़की थी और वो किसी को भी आराम से माफ कर सकती थी। अगर उसे पता चला कि जिसकी वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां पर फिरोज भी खड़ा है तो वो उसे माफ कर देती और छोड़ देती। जब फिरोज ये सब सोच ही रहा था तब शिरीन वहां पर अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो चौंक गया। एक पल के लिए तो वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो शिरीन ही थी जिसे उसने उस दिन बिल्डिंग में रोहित से बचाया था। उसने देखा कि उसका चेहरा बर्फ सा सफेद और आंखें पानी जैसी साफ थी। उसके नाजुक से शरीर पर उसका वन पीस काफी सुंदर लग रहा था। उसे ये भी याद आ गया कि जिस दिन शिरीन जा रही थी उस दिन उसने उसे चूमा भी था। और लकी को जैसे ही याद आया उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शिरीन ने फिरोज की तरफ देखा और पूछा। मैडम, यहाँ पर ना ये लोग सैंडविच बना रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। अब कुछ लोगों के अंदर सैंडविच के अंदर मक्खियां निकली हैं। जब वो लोग इनसे ये बात करने लगे, शिकायत कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी चीफ है यहाँ के, ये भी इनकी भी बात नहीं सुन रहे। फिरोज ने सारी बात शिरीन को समझाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि डंडों से जिस आदमी को काबू किया गया वो लकी था तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अब फिरोज की बात बिल्कुल भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी और वो बस लकी की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तुम यहाँ कैसे? शिरीन को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे उतनी ही शर्म आ रही थी। मैडम को अंदर जाने दो, अगर वो बात करना चाह रही है तो उन्हें बात करने दो। जैसे ही धीरज ने देखा कि शिरीन अंदर जा रही थी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने लकी को घेर कर खड़े गार्ड्स को दूर हो जाने के लिए कह दिया। वो आज के आज ही शिरीन के घर में उसके लिए काम करने को आतुर हो गया था और ऐसे में उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर तुरंत सारे गार्ड्स दूर हो गए और शिरीन लकी के पास आ गई। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से शिरीन ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसे देखते ही उसे काफी खुशी होने लगी। उसकी आंखों में लकी को देखकर जो चमक आई वो उसे बचने की कोशिश में लगी हुई थी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को लकी से दूर कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लकी पर ही टिक जा रही थी। उसकी आंखें बुरी तरह से कांप रही थी। इधर लकी का भी यही हाल था। वो भी शिरीन की आंखों को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ, लकी ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब देते हुए कहा। फिर आखिर में उसे लगा कि उसे सच बोल देना चाहिए था, इसलिए उसने सच बोल दिया। उसे लग रहा था कि उसे देखकर शिरीन के मन में थोड़े बहुत कुछ भाव हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से भाव अपने उफान पर आता उसे वो खत्म कर देना चाहता था। गर्लफ्रेंड? शिरीन ने अपनी नजरों को ऊपर किया और फिर लकी की नजरों में देखने लगी। इधर कुमारी भी फिर से उसकी ये बात सुनकर अजीब महसूस करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी जिसे ढूंढ रहा था वो शिरीन ही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़की नहीं थी जिसे लकी ढूंढ रहा था और जो उसके दिल में है, तो उसे एक तरह की शांति आ गई। उसने लकी को देखा और फिर उसकी कमर में चिकोटी काट ली। आ! जैसे ही कुमारी ने उसे चिकोटी काटी, इतने में लकी ने उसे घूरते हुए देखा, लेकिन वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ना हो। लेकिन लकी देख पा रहा था कि इसके होठों पर अभी भी एक छुपी हुई मुस्कान नजर आ रही थी। ये लोग कह रहे हैं तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां निकली हैं। जैसे ही शिरीन ने यह सवाल किया तो पीछे से कुमारी बाहर आई और तपाक से बोली, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैं खुद अपने हाथों से सैंडविच बनाती हूँ और उसमें जानबूझकर मक्खी क्यों डालूंगी? मुझे अपना धंधा थोड़ी बंद करवाना है। अरे ये बात ऐसी है ना कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी इस आदमी से लड़ाई हो गई थी और हमने इसे खूब कूटा था, इसलिए आज ये आदमी ना इस सब के साथ मिलकर हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं अभी यहाँ पर आया था, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है इनके बारे में, झूठ बोल रही है, फिरोज ने कहा।
और फिर धीरज की तरफ घूमते हुए देखने लगा। वो उसे आंखों ही आंखों में देखकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था, मैडम, हमारे गार्ड ने अभी यहाँ एक सैंडविच खरीदा था। इसी बीच धीरज ने मौका पाते हुए कहा। वो जानता था कि अब वो लकी को इन सब में उलझा नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो उसे इस घर में नौकरी नहीं मिलने वाली थी और इस मारे उसका सारा रचा हुआ खेल गड़बड़ हो जाता। वो शिरीन और लकी के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच नजर आ रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि उसके पास जो नौकरी अभी थी वो भी जा सकती थी। तुम तो मुंह खोलो ही मत, मुंह खोलते ही बकवास करते हो। कुमारी ने धीरज को देखा और देखते ही उसे फटकार दिया। अब जब शिरीन यहाँ आ चुकी थी तो धीरज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस तरह से कुमारी से बात कर सके जैसे वो पहले कर रहा था। जरा तमीज से बात करो, ठीक है? जयपुर एक सभ्य लोगों का शहर है और तुम्हें जरा भी बात करने की तमीज नहीं है, धीरज ने भी कहा और फिर उसके पास खड़े हुए लोगों को देखने लगा। अभी जब हमारे गार्ड्स कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे सैंडविच में मक्खियां खाई है तो तुम कह रही हो कि ये झूठ है, जबकि यहाँ पर खड़े इन सभी लोगों ने देखा कि गार्ड के हाथ में मक्खी थी। हाँ देखा है मैंने भी देखा है, वो बहुत ही बुरा था। बकवास, सब लोग कोरी बकवास कर रहे हैं, कहाँ है मक्खी, दिखाओ जरा। कुमारी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा इतनी बार तो तुम्हें दिखा चुका हूँ, तुम्हारी आंखें खराब है? अगर है तो ये लो, ये देख लो, ये मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उस गार्ड ने जिसने सैंडविच खरीदा था, उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मक्खी सब लोगों के सामने दिखाते हुए कहा। सब लोगों ने देखा कि मक्खी अभी भी उसके हाथ में ही थी। देखा, सब लोग देखो, इस आदमी के हाथ में जो मक्खी है ना, वो अभी भी जिंदा है। अब आप सब सोचो कि अगर मैंने इसे सैंडविच में डाला होता तो क्या ये जिंदा रह पाती, बच पाती क्या ये मक्खी? बात करते हैं, कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ ये सही कह रही है, अगर इसमें सैंडविच में मक्खी डाली होती तो अभी तक तो वो मर चुकी होती। मुझे भी यही लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हो सकता है कि जब ये सैंडविच पैक करी हो तब कहीं से मक्खी आकर उसमें बैठ गई हो या फिर बैठा दी गई हो। जब धीरज ने देखा कि उसके बिछाए हुए खेल में पासा कुमारी की तरफ पलटने लगा तो वो सकपका गया और उसने फिर से बात को अपनी दिशा में घुमाने के लिए कहा। फिर कुछ भी? तुम्हें मालूम है ये ग्रिल सैंडविच है, इसके अंदर चीज पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है कि ये अंदर से कितना गर्म होता है? लोग इसे ठंडा करके खाते हैं और तुम कह रहे हो कि इतने गर्म सैंडविच में जिंदा मक्खी डाल दूंगी। क्या बात कर रहा है? कुमारी ने फिर से अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ बात तो सही कह रही है, सैंडविच बनता है तो वो अंदर से तो गर्म ही होता है। मैं खुद ग्रिल सैंडविच के आने के 5-7 मिनट बाद ही खाता हूँ। क्यों भाई साहब? हाँ यार, और मक्खियां भी कोई इतनी बेवकूफ थोड़ी होती है जो इतनी गर्म चीज पर आकर बैठ जाएंगी। क्या बात करते हैं? अरे मुझे तो लगता है कि ये सिक्योरिटी वाले ना इन दोनों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोगों की बातें बिल्कुल बदल चुकी थी और वो सब लोग गार्ड्स का विरोध करने लगे थे। तुम मुझे सच बताना, क्या तुमने सच में सैंडविच में मक्खी खाई थी? देखो मेरा नाम शिरीन है और मेरा जो बैकग्राउंड क्या है ना, तुम फिरोज से पूछ लेना। अब अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही बाकी लोगों ने ये सुना तो वो घबरा गए। जिस तरह से शिरीन ने कपड़े पहने थे और जैसी वो दिख रही थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े घर की बेटी थी। इसलिए सब लोग अब उससे डर गए और उसे इज्जत भरी नजरों से देखने लगे। मैं अब वो सिक्योरिटी गार्ड भी शिरीन के मुंह से इस तरह की बात सुनकर घबरा गया था। उसका मुंह था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब वो कांपने लगा। इधर धीरज और फिरोज जो कि उसके पीछे खड़े थे, वो खुद भी काफी नर्वस नजर आ रहे थे। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। नहीं, इस सब में मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे तो धीरज सर ने कहा कि मैं सैंडविच लूं और उसमें एक मक्खी डाल दूं और फिर ये सब हो गया। आखिर में वो गार्ड बुरी तरह से डर गया था और उसके मुंह से सच बाहर आ गया। वो शिरीन को नाराज नहीं करना चाह रहा था। उसकी बात सुनते ही शिरीन की आंखें धीरज के ऊपर जा टिकी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फिर से उसके मुंह से बाहर आ गया। नहीं शिरीन मैडम, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये तो मुझे फिरोज ने करने को कहा था। उसने मुझे बोला कि ये सब। धीरज ने सच बोलते हुए कहा। ना तो वो शिरीन को और ना ही शिरीन के परिवार को नाराज करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सिर का टोकरा उठाकर फिरोज के सिर पर डाल दिया। क्या? इधर फिरोज उसके मुंह से ये बात सुनकर और ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत
शिरीन के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। मैडम आप प्लीज मेरे ऊपर नाराज मत होना। नहीं शिरीन मैडम, इस आदमी की बातों का ना विश्वास मत करना। ये आदमी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ सैंडविच खाने आया और इसने मुझे पैसे तक नहीं दिए और बाद में हमसे मारपीट भी की। वो तो अच्छा हुआ कि लकी था मेरे साथ, वरना अभी तो हम हॉस्पिटल में होते। कुमारी ने अपनी तीखी जुबान से कहा। जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का दौरा पड़ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या फिर से फिरोज फंस जाता? क्या उसकी नौकरी जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिरीन के घर से तो वैसे चावल आए थे, लेकिन वो चावल नहीं खाना चाहती थी, इसलिए उसने फिरोज को बोलकर अपने लिए बर्गर मंगवा लिया था। फिरोज जब बर्गर लेने के लिए जा रहा था तो उसे उसकी जवानी का एक दोस्त धीरज सिंह मिल गया। धीरज वहां पर काम करना चाहता था जहां पर अभी फिरोज काम कर रहा था। इधर फिरोज ने जैसे ही देखा कि ट्रक पर लकी और कुमारी खड़े थे तो उसने काम दिलवाने के बहाने धीरज को आगे कर दिया। इधर एक गार्ड ने अपने लिए एक सैंडविच बनवाया, लेकिन उसके बाद उसने कुमारी से ये शिकायत की कि उसमें मक्खी थी। उसने आसपास खड़े लोगों को शोर मचा मचा कर इकट्ठा कर लिया। सब लोग उसके पास आ गए और लकी कुमारी को घूरते हुए देख रहे थे। अगर सफाई का ध्यान नहीं रख सकते ना तो मत बनाया करो सैंडविच, बंद कर दो अपना काम। हाँ, अगर इसे खाकर कोई बीमार हो गया तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम अपने सिर पर लोगे? सब लोगों ने उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ना तो लकी और ना ही कुमारी ने उनमें से किसी का जवाब दिया। जब वहां पर हंगामा हो रहा था तो धीरज सिंह वहां पर पहुंच गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी गंभीर था। उस छोटे से गार्ड की बात सुनकर धीरज सिंह ने लकी की तरफ देखा और कहा, देखो तुमने जो सैंडविच बनाया है वो अच्छे नहीं है। अब हमको तुम्हारे पूरे ट्रक की और उसमें रखे सामान की ना तलाशी लेनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है वो सही है या नहीं है। इसलिए तुम दोनों अभी के अभी बाहर आ जाओ और ट्रक की चाबी हमें दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? जैसे ही कुमारी ने उसके मुंह से ये सुना कि उसका ट्रक वो लेना चाह रहा था तो उसे गुस्सा आ गया। वो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने ही वाली थी, लेकिन इतने में लकी ने उसे बीच में रोक दिया। तुम यहाँ के चीफ सिक्योरिटी गार्ड हो ना? देखो बात ऐसी है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने इस आदमी के सैंडविच में जानबूझकर मक्खी डाली है। ये कहाँ से आई इस बारे में खुद हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह से हमारे ऊपर ना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ना ही तुम हमारा ट्रक ले जा सकते हो, ना ही तुम्हारे पास ऐसा कुछ करने का अधिकार है। लकी ने उसकी छाती पर लगी हुई नेम प्लेट देखी और फिर धीरज सिंह से बोला। उसकी बात उसे काफी अजीब लग रही थी। मुझे मत सिखाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, समझे? तुमने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है और ये मेरा अधिकार है कि तुम्हारी चेकिंग करूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम अपने ट्रक से बाहर आ जाओ। मेरे साथ बहसबाजी करोगे ना, ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे, समझे? धीरज ने धमकी देते हुए कहा। वैसे खुद धीरज भी एक सीधा साधा आदमी था और उसे कानून की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो ये सब बात सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो फिरोज को इम्प्रेस कर सके और उससे अपने लिए बड़े परिवार में नौकरी ले सके। इसलिए वो कुमारी और लकी के काम में खोट निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने मन में सोच रखा था कि जैसे ही उसे ट्रक की चाबी मिल जाएगी तो वो उसमें खूब बेतरतीबी चेकिंग करेगा और सारा सामान उथल पुथल कर देगा और चाहेगा कि वो जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक उन्हें ट्रक वापस करे। इसके अलावा भी अगर वो और लकी कुछ नाटक करते तो उनके ट्रक में तोड़ फोड़ करने के लिए भी वो राजी था। वैसे भी वो लोग छोटे थे और उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इधर लकी और कुमारी ने उसकी ये बात सुनी तो काफी अजीब लगा उसे। वो किसी भी हाल में ट्रक उसके हवाले नहीं करना चाहते थे। देखो मैं तुम्हारा ना सारा खेल समझ रही हूँ। तुम जबरदस्ती हमारी गाड़ी पकड़ना चाहते हो ताकि हमारा धंधा रुक जाए और तुम्हारे सेटिंग वाले का धंधा ठीक से चले, हाँ? कुमारी ने कहा और फिर वो लकी को पीछे करके आगे आ गई और धीरज की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे लगता है ना कि इस गार्ड को ना तुमने ही यहाँ भेजा है ताकि तुम हमारे साथ ना हमें नीचा दिखा सको और सारा खेल खेल सको। तुम अभी भी दोगलापन कर रहे हो और इस बात का मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी इच्छा नहीं हो रही। हाँ, कोई ट्रक की चाबी वाबी नहीं मिलेगी तुम्हें, चुपचाप वहां से जाओ। अरे ओ, समझती क्या तू अपने आप को? है कौन तू और किस अधिकार का तू बात करी और तू मुझे ये सुना रही? जैसे ही धीरज ने कुमारी के मुंह से ये बात सुनी तो उसका दिमाग भी और खराब हो गया और उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने भी कुमारी को पलटकर उसके ही भाषा में जवाब दिया।
फिर वो पीछे की तरफ घूमा और अपने साथ जो 6 गार्ड्स लेकर आया था उन्हें देखते हुए बोला, तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रहे हो? ट्रक की चाबी लो और बाहर निकालो इन दोनों को। जैसे ही धीरज ने ये कहा, सारे गार्ड्स उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक ने दरवाजा खोला और सीधा लकी और कुमारी को पकड़ने के लिए अंदर दाखिल हो गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था, और ना ही वो समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। बाहर निकल। जैसे ही वो गार्ड अंदर दाखिल होने लगे तो कुमारी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उसने लात मारकर उस गार्ड को बाहर निकाल दिया। उसने इतनी जोर से उसे लात मारी कि वो सीधा नीचे गिरा। साली! इतने में एक गार्ड को गुस्सा आया और उसने कुमारी के बाल पकड़ लिए। बाल पकड़ने के बाद वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। कुमारी की पीठ खींची चली जा रही थी और वो पीछे की तरफ जा रही थी। आह! वो जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन तब तक वो गार्ड उसे अपने साथ खींच कर बाहर ले आया। मुझे लात मारती है? हमारी वजह से तू यहाँ खड़ी और हमें लात मारेगी? है उस गार्ड को जैसे कुमारी ने लात मारी, खड़े होकर फिर से कुमारी के पैर पर लात मारने के लिए उसने अपना पैर उठा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लात मारता, अचानक से उसकी नाक पर जोरदार वार हुआ, और इससे पहले कि वो अपनी नाक बचा पाता, इतने में फिर से उसके पेट में एक जोरदार लात पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसका पेट फट सकता था। लेकिन अब की बार उस गार्ड को लात मारी जिसने कुमारी को पकड़ा हुआ था। वो गार्ड भी बुरी तरह से चिल्ला उठा और उसने कुमारी का पैर छोड़ दिया। लकी ने फिर से कुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पीछे खींच कर ले आया। सिक्योरिटी रूम में जाओ और सामान लेकर आओ। जैसे ही धीरज सिंह ने अपने गार्ड्स को इस तरह मार खाते हुए देखा, उसका खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा और वहां खड़े लोग लोहे के डंडे और ढाल लेकर आ गए। उन लोगों के साथ में कुछ एक गार्ड्स भी जुड़ गए। लेकिन में से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से ये बात मालूम थी कि अगर उसने ऐसा किया तो हालत उसकी और कुमारी की ही खराब होने वाली थी। इसलिए वो जल्द से जल्द इस चीज को खत्म कर देना चाहता था। अगर वो यहाँ अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल कर पाता तो उसके लिए ये काम चुटकी बजाते खत्म हो जाता, लेकिन वो उसके बस का नहीं था। इस काम में उसका परिवार साथ देने वाला नहीं था। तुम ये सब डंडे हटा लो, हम भी पीछे हट जाएंगे। लकी ने कुमारी को अपने पीछे की तरफ खींचते हुए कहा। इससे पहले कि वो लोग ट्रक में घुसे, वो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुला लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही धीरज सिंह ने अपनी साथियों को इशारा किया कि वो लकी को डंडे पर बाहर निकाले, और इस तरह से लकी और कुमारी को 4 गार्ड्स ने घेर लिया जिनके पास डंडे और ढाल थे। 4 लोग उनके आसपास खड़े हो गए और 2 लोग ने उन्हें आगे और पीछे से घेर लिया। कुमारी के कभी इतने पास कोई आदमी आकर खड़ा नहीं हुआ था। एक पल के लिए वो सिर्फ लकी को देखे जा रही थी जो कि उसके पास खड़ा था। वो लकी की बॉडी का तापमान भी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने लकी की चौड़ी सी पीठ थी। जब वो थोड़ा सा ऊपर देख रहा था तो उसकी आंखों के सामने लकी के काले बाल भी नजर आ रहे थे। इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रही थी और उसे इस तरह से पास रहना काफी अच्छा लग रहा था। क्या बात है, अभी तो तुम दोनों बहुत उछल रहे थे ना, अब क्या हुआ? कुछ नहीं करोगे क्या? धीरज ने अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लाते हुए कहा और फिर उसके आसपास खड़े टूरिस्ट को देखते हुए बोला, देख रहे हो ना आप सब, इन दोनों मक्कार दुकानदारों को? ये लोग अपने सैंडविच में मक्खियां डालकर बेचते हैं, मक्खियां। और फिर जब कोई इन्हें बताने आए ना कि इनके सैंडविच में मक्खी है तो ये लोग उनकी बात मानते नहीं। अभी आप लोगों की आंखों के सामने ही इन लोगों ने हमारे गार्ड्स को मारा है। कितना मारा है आप सब लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये दोनों कहीं से भी कुछ खाने को बेचते हुए नजर आए ना, कुछ मत खरीदना, बदमाश है दोनों के दोनों। हाँ हाँ, देखो तो सही उस लड़की को, शक्ल कितनी बेकार है। इसकी शक्ल देखकर ही लगता है कि इसने मक्खियां डाली होगी। हाँ, भले इसके साथ वो लड़का तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन इसके कपड़े तो देखो, फटीचर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इसके पास किसी ढंग की लड़की से शादी करने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए इसने इस लड़की को पसंद कर लिया होगा। मुझे तो ये दोनों के दोनों ही बदमाश नजर आ रहे हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। वो लोग जो यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्हें इस मसले के पीछे पूरी कहानी का कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ धीरज की बात सुनकर उनकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। मुझे तो लगता है ना कि इन दोनों का इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक इसी वक्त दूर से एक आदमी आया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा। जब कुमारी ने देखा कि ये कोई और नहीं फिरोज था, जिसका कि इलाज इन दोनों ने अभी थोड़े दिन पहले किया था। जैसे ही उन्होंने फिरोज को देखा तो उन्हें ये सारा खेल समझ आ गया। एक तो तुम किसी को सैंडविच में मक्खी खिला रहे हो, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस समाज में तुमसे ज्यादा और कोई बेशर्म होगा। जैसे ही फिरोज ने कहा कि लकी और कुमारी को धीरज ने काबू में किया हुआ था, तो फिरोज आराम से टहलते हुए उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
अच्छा, अब समझ आ रहा है कि तुम इस आदमी के साथ मिलकर हमारे साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि पिछली बार जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल गए हो। शायद पिछली बार तुम्हें मैंने कम मारा था और इस बार तुम्हें और मजा चखाने की जरूरत है। लकी ने फिरोज की तरफ देखते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। कितने बेशर्म आदमी हो यार तुम। फिरोज तब लकी के पास आया और उसने लकी के गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए। लकी डंडों की वजह से डरा था और इसलिए वो हिल नहीं पा रहा था। फिरोज के दिल को यह देखने के बाद काफी खुशी महसूस हो रही थी। इधर धीरज ने जैसे ही देखा कि फिरोज को लकी को मारकर काफी अच्छा लग रहा था, तो वो भी काफी अच्छा महसूस करने लगा। अब उसे लग रहा था कि वो फिरोज के साथ काम कर सकता था। तुम दोनों इनकी गाड़ी जब्त कर लो और बाकी तुम 4 इनके पीछे के दरवाजे से इन्हें बाहर निकाल दो, धीरज ने कहा। और उसकी बात सुनने के बाद सब लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था। लेकिन ठीक उससे पहले पीछे से किसी की आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? और इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए यहाँ पर? कौन था वो इंसान जिसकी आवाज थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इस सवाल के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने कुमारी को फिरोज की लात से बचा लिया था। उसके बाद भी जब फिर से फिरोज ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो लकी ने उसके ऊपर और उस लड़की के ऊपर ब्लेड से वार कर दिया और दोनों वहां से भाग निकले। उसके कुछ दिनों बाद लकी और कुमारी ने अपना ठेला नाहरगढ़ के पास लगा लिया। वहां पर मेला लगने वाला था और वहां पर फिरोज और उसका दोस्त और शिरीन उसकी बहन भी आ गई। वो लकी के ट्रक की तरफ कुछ खाने का खरीदने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन लकी उसे एक बार पहचान नहीं पाया कि वो कौन थे। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? लोग इधर उधर चटनी मांग रहे हैं, कुमारी ने लकी को अपनी तरफ से याद दिलाते हुए कहा। लकी ने फिर से अपना ध्यान ट्रक की तरफ लगाया और फिर उस कस्टमर को चटनी देने लगा। लगभग 2 घंटे सफर के बाद शिरीन और उसकी बहन पूरी तरह से थक गए थे। वो पहाड़ पर चढ़ने के बीच में कोने पर लगे एक पत्थर पर बैठ गए और आराम करने लगे। फिरोज ने अपना डब्बा खोल दिया और उसमें से उन दोनों के लिए बिरयानी लेकर आ गया। अरे नहीं, ये नहीं खाना चाहती मैं। शिरीन ने थोड़े से चावल लिए थे, लेकिन उसका चावल खाने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। फिर उसने उस डब्बे को अपने पास रखा और फिर फिरोज की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए एक चीज बर्गर बनवा कर ले आ सकते हो? मैं बर्गर खाना पसंद करूंगी। अरे ठीक है, अभी ले आता हूँ, तुम बस यही इंतजार करो। फिरोज तुरंत उसकी बात मान गया। उसे शिरीन और उसकी बहन के परिवार वालों ने उन दोनों की सुरक्षा के लिए हायर किया था और इसलिए उसे उन दोनों के सारे काम करने थे। अब जब उन दोनों में से किसी ने कहा कि फिर से, तो वो मना कैसे कर सकता था। उसने अपने साथ दूसरे बॉडीगार्ड अरबाज से कहा, तुम इन दोनों का जरा ध्यान रखना, मैं शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। वापस ना आ जाओ तब तक तुम यहाँ से जाना मत। मैडम क्या आप भी खाना चाहोगे बर्गर? फिरोज ने शिरीन की बड़ी बहन से पूछा। नहीं नहीं, मेरा हो जाएगा बिरयानी से, उस हरी ड्रेस वाली लड़की ने फिरोज से कहा। इसके बाद फिरोज जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था उसके दरवाजे के पास आ गया। वहां से प्रोग्राम थोड़ी ही दूरी पर था। अंदर एक बड़ा सा स्टेज बना था जहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स होने वाले थे। वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट घूम रहे थे और इतने लोगों का ध्यान रखने के लिए वहां पर सिक्योरिटी लगाई गई थी। फिरोज ने देखा कि वहां पर सिक्योरिटी का एक ड्यूटी रूम था और उसमें एक आदमी जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो बाहर निकल कर आ रहा था। फिर जैसे ही फिरोज ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। धीरज सिंह? फिरोज ने उसके पास आते हुए कहा। अरे फिरोज, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? धीरज ने तुरंत फिरोज को देखा और उसे पहचान गया। फिरोज और धीरज सिंह एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। उनकी उम्र में अब काफी अंतर आ गया था। जब वो दोनों जवान थे तो जुआ खेलने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे। फिर वो किसी तरह के टेलीकॉम फ्रॉड में भी पकड़े गए। दोनों एक साथ अय्याशी करते, लड़ते थे और चोरी चकारी भी साथ में किया करते। दोनों ही एक दूसरे की नजर में पक्के बदमाश थे। बाद में उन्हें समझ आ गया कि वो ये सब गलत काम करके ज्यादा दिन तो काट नहीं सकते थे, इसलिए थोड़े दिन बाद ही दोनों ने पहलवानी के लिए अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद जब अखाड़े में पहलवानी पूरी हो गई तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इस तरह भी कभी मिल सकते थे। उसमें से एक बॉडीगार्ड बन चुका था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। क्या बात है यार धीरज, तेरा तो काम काफी अच्छा चल पड़ा यार।
इस सिक्योरिटी सेक्शन का चीफ बन गया रे तू, बहुत बड़ी बात है। मेरा तो हाल ही खराब है भाई, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड ही रह गया। फिरोज ने धीरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन धीरव को पता नहीं था कि वो बहुत बड़े परिवार के बच्चों का बॉडीगार्ड बनकर बैठा हुआ था। और जिस तरह फिरोज ने कपड़े पहने थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो किसी बड़े परिवार का ही बॉडीगार्ड था। धीरव भी उसे इस तरह से देखकर ये बात अच्छी तरह समझ गया था। भाई सुन, तूने जिस तरह के कपड़े पहने हैं ना, उससे तो लग रहा है कि तू किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड बनकर घूम रहा है। मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, धीरव ने कहा। धीरव जानता था कि अगर फिरोज किसी बड़े परिवार का बॉडीगार्ड था तो इसका मतलब था कि वो आराम से 40 से 50 हजार रुपए महीने के कमा रहा था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपए के आसपास थी। जैसे ही फिरोज ने धीरव की बात सुनी तो उसे जोर से हंसी आ गई। तुम यहाँ लेने के लिए आए क्या हो? अरे यार, मैं यहाँ शिरीन मैडम के लिए बर्गर लेने आया हूँ, फिरोज ने कहा। अच्छा चलो, मैं भी उधर ही जा रहा था, साथ में चलते हैं, गप लड़ाते लड़ाते। मैं यहाँ से गश्ती की गाड़ी ले लेता हूँ ताकि तुम्हें पैदल न चलना पड़े, धीरव ने कहा। असल में वो इनके ऊपर इतना एहसान इसलिए भी कर रहा था ताकि वो फिरोज से ये पूछ सके कि क्या वो भी उस परिवार के लिए काम कर सकता था जिस परिवार के लिए वो खुद काम कर रहा था। धीरव ने अपने से नीचे वाले एक आदमी को इशारा किया और उससे गाड़ी मंगवा ली। फिर वो दोनों ही गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही उसने फिरोज से उस परिवार के बारे में जानकारियां निकलवानी शुरू कर दी। भले ही फिरोज को उसके ऐसे गोल गोल सवाल समझ में आ रहे थे, फिर भी वो उसके सामने भोला बन जाने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि धीरव उससे क्या चाहता था, फिर भी वो उसे वो देने के लिए तैयार नहीं था जो वो चाह रहा था। चल यार, अब मुझे मैडम के लिए ना बर्गर खरीदना है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। जैसे ही गाड़ी चौराहे पर आई तो उसने नीचे उतरते हुए कहा। इसके बाद फिरोज गाड़ी में से नीचे उतरा और ट्रक के पास जाने लगा। इधर लकी और कुमारी ट्रक के ऊपर खाना बनाने में लगे हुए थे। वहां पर इस वक्त थोड़ी सी भीड़ कम हो गई और ट्रक के आसपास सिर्फ 3 से 4 लोग ही नजर आ रहे थे। फिरोज ने जैसे ही कुमारी और लकी को उस ट्रक के ऊपर देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अंदर से पूरी तरह से डर चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा नहीं था कि जब वो यहाँ आया था तब उसे इस ट्रक पर उसकी नजर नहीं गई थी, तब भी उसने इसे और इसके साथ के सारे ट्रक्स देखे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रक लकी और कुमारी का था। अब उसे कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी वो याद आने लगी। लकी ने उसके बाल में ब्लेड चला दी थी। जैसे ही फिरोज को ये दृश्य याद आया तो वो फिर से धीरव की गाड़ी की तरफ रवाना होने लगा। अरे क्या हुआ भाई, आधे रास्ते से वापस क्यों आ रहा है? धीरव ने उसे देखते हुए पूछा। अरे अरे कोई बात नहीं भाई, वो तो बस ऐसे ही। वैसे तुम यहाँ की सिक्योरिटी के चीफ हो ना? हाँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े काम नहीं संभाल सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ के सारे मसलों को देख रहा हूँ। जिंदगी में ना काफी अच्छी चल रही है मेरी, आराम से घूम लेता हूँ, काफी खुला महसूस करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना ब्रिटिश टूरिस्ट का मोबाइल फोन मेरी टीम के किसी के हाथ लग गया। मैंने उससे वो फोन लिया और उस औरत को लौटा दिया। मुझे ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन मैंने सिर्फ उससे हेलो कहा था। आखिर में हम दोनों के बीच में ना जाने क्या बात हुई, लेकिन काफी बात लंबी हुई। मेरा कहा वो फोन से ट्रांसलेट करती और उसका काम है फोन से समझ लेता। बस उसके बाद क्या था, वो अपनी दीवानी हो गई और अपन उसके दीवाने, और बस। धीरव ने फिरोज की तरफ देखा और आंख मारते हुए कहा। फिरोज भी जानता था कि वो जो बोल रहा था सब झूठ था, फिर भी वो उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे अभी धीरव सिंह से कुछ काम निकलवाना था, इसलिए वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी उंगली लकी की ट्रक की तरफ दिखाई और बोला, अच्छा तुम अभी मुझसे उस परिवार के लिए बॉडीगार्ड का काम करने के बारे में पूछ रहे थे ना? देखो, तुम्हारे लिए ना उसका रास्ता खोल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। उन दोनों लोगों के साथ कुछ करो और कि वो जिंदगी भर याद रखें। अगर तुम उन्हें किसी तरह से सबक सिखा पाते हो ना, तो मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए बात करूंगा, और अगर ऐसा कोई मौका मिला ना जिसमें तुम फिट हो सकते हो तो मैं जरूर फिट करवाऊंगा। चलो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। धीरव सिंह ने उसके मुंह से ये बात सुनकर काफी अच्छा महसूस करने लगा। वो भी अपनी जिंदगी में फिरोज की तरह ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने लकी की तरफ देखा और फिर उसकी नजर कुमारी की तरफ घूम गई। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ दिखाई देने लगी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर किसी बादशाह से कम नहीं हूँ, और मेरे लिए ये सब काम करना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से इस काम को निपटा दूंगा, और अगर तुझे देखने में मजा ना आए ना तो बदल देना मेरा नाम, उसने कहा और फिर ट्रक की तरफ जाने लगा। हेलो, जरा मेरे लिए एक सैंडविच बनाना। जैसे ही कुमारी आराम करने के बारे में सोच रही थी और वो स्टूल के ऊपर बैठने ही वाली थी, इतने में एक और कस्टमर उसके ट्रक पर आ गया।
जब कुमारी ने देखा कि यहाँ का कोई गार्ड था वो, तो फिर वो अपनी जगह खड़ी हो गई और सैंडविच के लिए ब्रेड निकालने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस आदमी के लिए सैंडविच बना दिया। उस गार्ड ने उसे पैसे दिए और बदले में कुमारी ने उसे सैंडविच दिया और वो वहां से निकल गया। लकी, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ यार, जरा मेरे कंधे दबा दो ना। कुमारी एक कुर्सी पर बैठी और फिर लकी को आवाज देते हुए बोली, जी दादी अम्मा, दबा देता हूँ। लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो जितना ज्यादा कुमारी को जानता था उतना ज्यादा उसे समझ में आ रहा था कि वो कितनी बड़ी बदतमीज किस्म की लड़की थी। जब कभी वो थोड़ा थका महसूस करती, लकी को अपना कंधा दबाने के लिए बुला लेती, जबकि उसे मालूम था कि लकी खुद भी दिन भर उसकी ही मदद करने में लगा था। वो जानती थी कि लकी के भी शरीर को चैन नहीं मिल पाता था, मगर फिर भी वो इस तरह उससे कंधे दबाने का काम करती। जैसे ही लकी उसके कंधे दबाने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आया और उसने कुमारी के सामने हाथ फैलाते हुए गुस्से में बोला, अरे क्या डाला मेरे सैंडविच में तुमने? देखो मक्खी निकल रही है इसमें से, ऐसे कैसे सैंडविच बनाती हो तुम? लकी और कुमारी उसकी बात सुनकर चौंक गए। वो मक्खी अभी भी उस गार्ड के हाथ में हिल रही थी। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपने हाथ से तुम्हारा सैंडविच बनाया है और तब इसमें कोई मक्खी नहीं थी जब मैंने तुम्हें दिया। बेकार में झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझे? कुमारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अरे हद कर रही हो, एक तो तुम्हारी सैंडविच से मक्खी निकल रहा है और ऊपर से तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो कि मेरी वजह से निकला है, मैं यहाँ लेकर आई उसे। गार्ड ने कुमारी और लकी को सुनाते हुए कहा और फिर जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही ढेर सारे टूरिस्ट उसके पास आ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कुमारी और लकी उस गार्ड से बच पाते या फिर वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और कुमारी को जब धीरज ने घेर लिया था तब शिरीन उसे बचाने के लिए आगे आ गई। जैसे ही उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को कपड़े से पकड़ा हुआ था तो उसने उसे तुरंत छुड़वा दिया। इधर सैंडविच का सच भी बाहर आ गया और अब लकी और कुमारी वापस अपने ट्रंक पर जाने लगे कि इधर दूसरी तरफ उस दूसरी लड़की की आवाज आई, जिसे सुनकर लकी रुक गया। उसके सामने राधिका थी। वो देखते ही पागल हो गया और उसके पास गया, लेकिन उसके बाद उसे पता चला कि वो राधिका नहीं बल्कि शहनाज थी। वो कह रही थी कि वो शहनाज है, लेकिन लकी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसने देखते ही उसे पहचान लिया कि वो राधिका थी और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानने में गलती कैसे कर सकता था। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर राधिका उसे क्यों नहीं पहचान रही थी। जब तक वो उसे पहचान नहीं लेती तब तक लकी भी हार नहीं मानने वाला था और अभी भी वो यही कह रहा था कि वो शहनाज नहीं बल्कि राधिका थी। राधिका, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? देखो ना, मैं यही हूँ, लकी। लकी लकी अचानक से शहनाज उसका नाम सुनकर हैरान हो गई। वो देख पा रही थी कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी, उसका चेहरा लाल पड़ा हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था। अरे तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हें तालाब के पास बचाने के लिए आया था जब तुम पानी में कूदी थी। फिर अगले दिन हम मिले, हम दोनों ने मिलकर फल खाया। उसके बाद तुमने सर के 20 लाख रुपए चुकाने के लिए ढाबे पर काम शुरू किया। उसके बाद जब ज्योति ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और मैं बचाने के लिए आया, हम दोनों को चोट लगी और हम दोनों इलाज के लिए मेरे आइलैंड गए थे। तुम्हें ये सब बातें याद है या भूल गई? लकी ने राधिका को अपनी बीते हुए दिन याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शहनाज ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लकी उसके सामने ये सब क्या बकवास कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि वो जिस भी लड़की के बारे में बात कर रहा था वो उस आदमी से बहुत प्यार करता था। देखो देखो, तुम मेरे साथ ये खेल मत खेलो राधिका। मैं सच में बहुत परेशान हूँ पहले से। मुझे मालूम है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं उस गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूँ ना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मान जाओ ना मेरी बात। लकी उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। शहनाज को उसे इस हाल में देखकर और हैरानी हो रही थी। लकी ने उससे आगे कहा, देखो मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, तुम बोलोगी तो पैर पड़ लूंगा तुम्हारे। मैं जानता हूँ कि मैं ठीक से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, मुझे गालियां दे सकती हो, लेकिन प्लीज कम से कम ये तो मत कहो कि तुम मुझे जानती नहीं। मैं सच में तुम्हारे बिना राधिका जिंदा नहीं रह सकता। लकी ने कहा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद राधिका उसे जानबूझकर पहचानने से मना कर रही थी। वो उसके साथ एक खेल खेल रही थी।
लेकिन लकी को ये खेल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर आरी चल रही थी। देखो, मैं तुम्हारे सामने कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में, मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो यार। मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती हूँ तुम्हें। शहनाज को अपने सामने खड़ा वो आदमी समझ नहीं आ रहा था और उसे चिंता होने लगी। राधिका, मैं यकीन करो मेरा यार, मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा कुछ। मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम राधिका हो और मैं अभी के अभी इस बात को साबित कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस लेकर आया था, क्या तुम वो नेकलेस दिखा सकती हो? लकी को अचानक से याद आया कि वो राधिका के लिए एक नेकलेस लेकर आया था और वो उसे ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे कोई खजाना हो। राधिका ने इस नेकलेस के बारे में अपनी डायरी में भी खूब लिखा था। अब ऐसे में राधिका के लिए उस नेकलेस को अपने गले से उतार पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? शहनाज उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर उसने अपने गले में से एक नेकलेस निकाला और फिर उसे लकी को दिखाते हुए बोली, क्या ये नेकलेस मेरे लिए तुमने खरीदा था? लकी ने जैसे ही उसके गले में वो नेकलेस देखा तो वो उसे देखकर दंग रह गया था। हालांकि वो नेकलेस था तो डायमंड का, लेकिन फिर भी ये तो वो नहीं था जो लकी राधिका के लिए लेकर आया था। इसके आकार में और उसके आकार में काफी अंतर था। भाई तुम क्या बात कर रहे हो? ये नेकलेस तो हमारे बॉस ने मैडम के लिए खरीदा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बॉस उनके लिए लेकर आए थे। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये तुमने खरीदा है? उस बॉडीगार्ड ने लकी को घूरते हुए देखा और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लकी ने भी कहा, या तो राधिका अपने गले से उसके दिए हुए नेकलेस को उतार नहीं सकती थी, या फिर ये लड़की जो उसके सामने खड़ी थी वो राधिका नहीं थी। अचानक से लकी के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। मैडम, आपको यहाँ से चलना चाहिए, मुझे लगता है कि ये आदमी कोई पागल है। उस बॉडीगार्ड ने लकी को एक कोने में करते हुए कहा और फिर शहनाज के पास जाकर खड़ा हो गया। नहीं राधिका, रुको, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। लकी अभी भी उसे जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार उसे शिरीन ने रोक लिया। लकी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो जो कह रही है सही कह रही है। मेरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कितनी याद आ रही है, लेकिन फिर भी यार वो मेरी बहन है, तुम्हारी राधिका नहीं। चलो, मैं उसे छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, शिरीन ने कहा। उसे लकी की ऐसी हालत देखकर सच में चिंता हो रही थी। इसके बाद शिरीन वहां से निकल गई और अपनी बहन के साथ हो ली। उसके पास उनका बॉडीगार्ड आ गया। क्या बात है, अब ये फटीचर बड़े घर की लड़कियों के पीछे पड़ गया है। हाँ यार, मुझे तो इसे देखकर ही उस टीवी सीरियल की याद आ रही है। ऐसे लड़के नहीं होते जो लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इससे बात करेंगे ना तो शायद वो लड़की उसे पसंद करने लगेगी। हाँ यार, आदमी तो बात ऐसे कर रहा है जैसे पागल ही है। सब लोगों ने लकी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उनके हिसाब से लकी अभी जो कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ नाटक था और उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। अब हर कोई उसे हीन भावना से देख रहा था और मन ही मन उसे गालियां दिए जा रहा था। अब इधर जब शहनाज चली गई तो लकी अपनी जगह पर खड़ा था। राधिका, राधिका वापस आ जाओ, तुम जो बोलो कि मैं वो। राधिका, लकी मानो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ गरीब हो, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम गरीब के होने के साथ इतने बड़े बेशर्म हो। कुमारी ने लकी की तरफ हंसकर देखते हुए कहा, देखो देखो कुमारी, मैं इस बारे में ना कोई फालतू बात नहीं सुनना चाहता हूँ। लकी ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? मैं तो कहूंगी कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, समझे? देखा नहीं, जैसे ही कोई सुंदर लड़की दिखी नहीं उसके सामने ऐसे नाटक करने शुरू करते थे। उसको अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसके पैसे एक बार ऐश करना चाहते हो? कुमारी ने लकी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके अलावा मैं खुद अग्रवाल अंपायर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे उसके पैसे की ना कोई जरूरत नहीं है। लकी ने फिर से गुस्से में धड़कते हुए कहा, बकवास, फिर से बकवास। अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो वो तुम्हें पहचानने से मना क्यों करती? उसने तो तुम्हारे पर यह कह दिया कि वो तुम्हें जानती तक नहीं, और तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तुम ऐसी बात करके अमीर हो जाओगे यार। अगर तुम्हारी जेब में 5,000 रुपए भी है तो निकाल कर दिखाओ, मैं मान जाऊंगी कि तुम अमीर हो। बात कर रहे हैं, कुमारी ने कहा। उसकी आंखों ही आंखों में उसने गुस्से में उसे देखकर कहा। लकी को उसकी बात समझ नहीं आई और उसके पास उसका कोई जवाब भी नहीं था। ये बात तो सच थी कि उसने लकी के सामने जो शर्त रखी थी उसे लकी पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि वो जो कह रहा था वो गलत था। देखो, मैं अभी तुम्हें पैसा निकाल कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि लकी ने कहा और फिर चुप हो गया। वो जानता था कि ये बात उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। बस
हो गई ना बोलती बंद, चलो अब चुपचाप काम पर लग जाओ ताकि जिंदगी ना थोड़ी लाइन पर आ जाए तुम्हारी। कुमारी ने लकी को खींचते हुए कहा। उसकी बस जुबान ही कड़वी थी, लेकिन असल में खुद भी लकी के भले के लिए ही ये सब बोल रही थी। वो फिर से लकी को अपने साथ ले आई, लेकिन उसने जैसे ही राधिका को देखा तो उसका काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। लकी का दिमाग जरा भी ठिकाने पर नहीं था और वो बस राधिका के बारे में सोचा जा रहा था। आखिरकार राधिका को ये क्या हो गया था। इधर शहनाज और शिरीन अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल गए। वो दोनों अपने कमरे में बैठे और अभी जो कुछ उनके साथ हुआ उसे लेकर उनके मन में ढेर सारे सवाल थे। दीदी, क्या आप सच में लकी को पहले से नहीं जानती थी? इधर से शिरीन ने शहनाज का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। नहीं, मैंने तो इससे पहले आज तक उसे कभी देखा भी नहीं। शहनाज ने अपना सिर नाम हिला दिया और वो बस शिरीन की आंखों में देखे जा रही थी। शिरीन, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जब मेरी याददाश्त चली गई थी उससे पहले मैं लकी को जानती थी, लेकिन अब शायद भूल गई हूँ? नहीं दी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। वैसे भी आपकी याददाश्त जब गई उससे पहले ही आप मेरे और पापा के साथ रह रही थी। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, इसलिए आप उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हो? शिरीन ने कहा। उसे शहनाज की बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, बात तो ये भी सही है। वैसे मैं तो अपनी सारी मेमोरी खो चुकी हूँ और मुझे जो कुछ याद है वो तुम्हें और पापा को ही याद है। अब अगर ऐसे में मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो शायद इसके बारे में तुम्हें ज्यादा मालूम होता। शहनाज ने धीरे से कहा। वैसे दी, आपको ये याद है कि मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने एक घर लिया था दिल्ली में किराए पर, और फिर मैं वहां पर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी और फिर एक लड़के ने आकर मेरी जान बचाई थी। वो लड़का ना जिसने जान बचाई थी ना, वो लकी था। शिरीन उस दिन को याद करते हुए शहनाज को बता रही थी। अच्छा यार, फिर तो वो बहुत अच्छा लड़का है। शहनाज ने देखा कि शिरीन जब लकी के बारे में बात कर रही थी तब उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी और उसके चेहरे की खुशी कोई बयान नहीं कर सकता था। वो शिरीन के पास गई और उसने धीमी आवाज में पूछा। शिरीन, क्या तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है, बताओ? ये सवाल सुनते ही अचानक से शिरीन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वो शर्माते हुए और सकुचाते हुए अपनी बहन को देख रही थी और फिर उसने कहा, अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो दी, मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप तो। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ और तुम्हारी आंखें? शहनाज ने हंसते हुए अपनी बहन को छेड़ा और उसकी आंखों में देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शिरीन लकी को पसंद करने लगी थी? और अब लकी क्या करने वाला था राधिका की याददाश्त वापस लाने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।